अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ भी रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हम करेंगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से और उनकी सीरत तैयबा की बात हम कर रहे हैं गुज़िश्ता दिनों से कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना, उस पर अमल करना बहैसियत मुसलमान ये हम सब पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ ही है। क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी सही रास्ते पर आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात हम कुछ चीज़ों में ऐसे सोचते हैं कि भाई ये चीज़ तो होनी ही है, इसमें हमें उनकी सीरत से मतलब किस तरह से पैगामात मिलते हैं। तो इसमें आप सिर्फ ये जहन में रखिए कि एक वालिद का या वालिदा का अपनी औलाद से रिश्ता क्या होता है। हम सब जानते हैं कि भाई बेइंतहा मोहब्बत होती है और वालिदैन अपने औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरने के एक तरह से जज्बे से सरशार होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमें तकलीफ पहुंच जाए लेकिन हमारी औलाद को कुछ ना पहुंचे। और उसको आप नाजरीन मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें जब हम बात करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी मोहब्बत की, जो उनकी औलाद की तरफ और फिर उनकी औलाद की तरफ हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमें उनके कॉन्डक्ट से, हमें उनकी सीरत से मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें वो हमें ये बात सिखा देते हैं कि हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना इस रिश्ते को भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि भाई ठीक है औलाद जो है वो माँ बाप से पैदा हुई है तो इसमें तो मोहब्बत होगी ही। वो मोहब्बत भी एक्सप्रेस करनी है, हमने उस मोहब्बत को भी समझना है और उसको भी औलाद तक पहुंचाना है बतौर वालिदैन। उसकी भी एक साइकोलॉजी है और वो साइकोलॉजी जो है वो भी हम जब बात करेंगे सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट इस दुनिया का कौन था तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। और ये तो हमने सिर्फ ख़ानदान की बात की ना, हम तो बात करेंगे कि आम लोगों के साथ उनकी मोहब्बत कैसी थी, आम लोगों से, आम बच्चों से उनकी मोहब्बत कैसी थी। बड़ा मशहूर वाक़या है कि ईद के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक बच्चा नज़र आया जिसका हाल जो है वो सही नहीं था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो उसके वालिद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। तो उन्होंने फिर उस बच्चे को वो घर लेकर गए और उस बच्चे से उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा कि मैं तुम्हारा वालिद बन जाऊं। तो ये वो कंडक्ट है जो कि आपको माशरे में नज़र आता है तमाम लोगों के साथ। तो हमें भी इसी कंडक्ट को आम करना है और उसका तरीका सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आपको हम लेकर चलते हैं 60 सेकंड्स न्यूज़ दिखाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का जनवरी 2024 में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान। टीटीपी और दाइश का दोबारा सर उठाना दुनिया भर के लिए बाइस तशवीश है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम और मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर के रेफरेंसेस एहतसाब अदालत पहुँचा दिए गए। नैब का करप्शन केसेस पर कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात लेने का फैसला। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए बिलाखिर तमाम मुशावरत मुकम्मल, टीम का ऐलान आज होगा। ठोस सबूत हैं कि भारतीय एजेंट हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस हैं जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका ने भारत पर इल्ज़ामात के मामले पर कनाडा के साथ किसी भी कशीदगी की तरदीद कर दी। फ्रांस और बेल्जियम के बाद स्विट्ज़रलैंड ने भी नकाब पर पाबंदी लगा दी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हम भी करेंगे, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। एक ऐलान हो चुका है और एक ऐलान होना है। कौन सा हो गया है और कौन सा होना है? भाई एक ऐलान तो हो गया इलेक्शन का। भाई इलेक्शन होंगे जनवरी में, अगले साल जनवरी में। इन्होंने ऐलान कर दिया। सब कोई अपनी शादी ना रखे उस दिन, कोई किसी किस्म का कोई इवेंट, बच्चे की सालगिरह एक दिन आगे एक दिन पीछे कर ले। जनवरी में है ना, अभी तो जब डेट आएगी फिर शादी। जनवरी का आखिरी हफ्ता वो कह रहे हैं, तो उससे पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते। तो जो शादियां, निकाह, तकरीबात, वोट डाले शादी करने क्या मतलब पाबंदी होती है क्या उस दिन? क्या वो लोग छुट्टी वाले दिन का फायदा उठाते हैं? नहीं तो शाम 5 बजे तक वोटिंग होती है भाई। हाँ ये चलो 6 बजे तक हो जाएगी शादी, उसके बाद ही होती है। हाँ ये भी है। अनलेस एंड अनटिल के आपने किसी ने दिन का किया हुआ है तो फिर सिलसिला तो करें भाई करें। शादियां अहम है, शादी बल्कि ज्यादा अहम है। लेकिन वोट डालना भी ना भूलिएगा जरूर। आप शादी होगी तो मुल्क में वोटर आएंगे ना, तो जो एग्जिस्टिंग मुल्क में वोटर बढ़ेंगे। हाँ ये है। हाँ तो ये जरूरी चीज है इसीलिए ठीक है। और एक ऐलान जो है वो होना है, वो है आज वर्ल्ड कप की क्रिकेट टीम अनाउंस होगी पाकिस्तान की। तो वो देखते हैं क्या होता है। और एक ऐलान हो गया, एक और ऐलान हो गया। वो क्या? वो ऐलान ये हो गया कि स्विट्जरलैंड में भी बुर्के पे पाबंदी लग गई है।
तो मुबारक हो मुसलमानों। स्विट्जरलैंड के बारे में बात जरा ये अजीब सी समझ में आई नहीं। क्यों? पहले वहाँ पर मीनारों पे पाबंदी लगी हुई है। मीनारों पे तो लगी हुई है, लेकिन तो ये अजीब क्यों है स्विट्जरलैंड के हवाले से? आप बताएं, आपका स्विट्जरलैंड के साथ जो कनेक्शन है नहीं, कोई नहीं है कनेक्शन, लेकिन स्विट्जरलैंड से कभी इस किस्म की और कोई खबर आई नहीं। इस तरह तो पूरी दुनिया में अजान पे भी पाबंदी थी ना, लेकिन कुछ ममालिक उस तरफ जा रहे हैं कि भाई आप जुम्मे की अजान जो है वो खुल के कर सकते हैं लाउड स्पीकर पे। तो इस तरह की चीजें लोग अब एम्ब्रेस कर रहे हैं। ममालिक में अजान पर नहीं थी, ममालिक में लाउड स्पीकर पर थी। हाँ, अजान हो सकती है लाउड स्पीकर पर। वो उनका ये था कि भाई हाउस होल्ड जो बाकी नेबरहुड है वो डिस्टर्ब ना हो, वो सो रहे हैं तो आप फजर की अजान जो है वो लाउड स्पीकर पे करेंगे तो वो उठ जाएंगे वगैरह वगैरह, इस किस्म की थी। तो स्विट्जरलैंड से मुझे यही उम्मीद थी और ये हुआ है। बिल्कुल, आई एम डिसअपॉइंटेड। बट डिसअपॉइंटमेंट की तो खबर है, लेकिन देखें दिस कॉल्स फॉर एक्शन। दिस कॉल्स फॉर एक्शन। वो एक्शन क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम का पॉलिटिक्स से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब इस्लाम पॉलिटिक्स करेगा, इस्लाम अपना एक अलग खित्ता बनाएगा जहाँ मुसलमान रह सकेंगे, मुस्लिम ममालिक होंगे। वो जो कहते हैं ना सेक्युलर मुल्क हो जाओ, सेकुलर मुल्क हो जाओ, तो सेकुलर मुल्क होता है तो भाई ये होता है। जबकि मुसलमानों को रहने के लिए एक अपना वतन या एक अपना खित्ता या एक अपनी ज़मीन चाहिए जहाँ वो अपने तरीके से, अब मिसाल के तौर पर बुरके वालों को अगर रहना है कहीं पर और सारी दुनिया में ममालिक सेकुलर है, उन सब ने पाबंदी लगा दी ना, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? मर जाएंगे क्या? उनको अपने लिए एक खित्ता चाहिए जहाँ पर वो अपने कवानीन के हिसाब से रह सके। तो ये बेसिकली इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए बड़ा अहम मामला है। वो फिर उस किस्म का मुल्क कनाडा है, लेकिन कनाडा में भी और किस्म के मामला हैं। बहुत सारे मामला चल रही हैं, अजीब मामला चल रहे हैं भाई। वो कनाडा में अब आती है खबर तो बताता हूँ बहुत ही बेहूदगी। मैंने तो जब खबर देखी मैंने अपना सर पीटने की कोशिश की। फिर मैंने कहा मैं इनके चक्कर में सर क्यों पीटूं अपना, हरकतें इनकी उल्टी सीधी है। लेकिन बहरहाल बताते हैं आपको। फिलहाल तो हम शुरू करते हैं शादी की तकरीब से। नाजरीन, शादी की तकरीब और शहनाइयाँ बज गई, और शहनाइयाँ जो है वो बज गई, और वलीमे का भी जो है वो फंक्शन हो गया। और शाहीन आफरीदी के वलीमे की तकरीब की बात कर रहे हैं ना। मैं थोड़ा बिजी था असल में। आप बिजी थे, अवैस नहीं जा सके और मैं भी कुछ बिजी थी। दरअसल अवैस बिजी थे तो उनका जो हिस्से का काम था वो मैं कर रही थी, तो मैं भी फिर बिजी हो गई, तो फिर मैं भी नहीं जा सकी। तो ये सारी सूरत हाल थी। बिजनेस है भाई हमारा। बहरहाल तो जो साथी क्रिकेटर्स थे उन समय दीगर शख्सियात की शिरकत हुई कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के वलीमे में। और बड़ी ही वो इधर एक वर्ड यूज करना बड़ा जरूरी है, पुरवकार तकरीब। पुरवकार होती है, पुरवकार तकरीब जो है। वकार साहब आए थे उसमें? वकार नहीं नजर कोई, तो वैसे तो बहुत लोग थे, बड़ी अच्छी खासी एक डफरी थी जो वहाँ पर मौजूद थी। तो हो सकता है उनमें किसी शख्स का नाम वकार ज़रूर हो, लेकिन तकरीब जो है वो इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें कौमी खिलाड़ियों समेत समाजी और क्रिकेट से वाबस्ता दीगर शख्सियात की भी शिरकत थी। और ये बाबर आजम भी पहुँच गए इधर। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनका तो कोई बड्डा नहीं हुआ है। इनका कोई बड्डा नहीं हुआ है, बिल्कुल। आसमा शिराजी भी मौजूद थी, बिल्कुल। अच्छा। और ये देखें ना तस्वीरों में कौन कौन है जी, तस्वीरें हम देखते हैं। और वलीमे की बड़ी शानदार किस्म की बदामी थे और जमशेद साहब के भाई नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा, इनका भी बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने शाहीन आफरीदी भी थे भाई कल। कौन? शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी वो भी थे। शाहिद आफरीदी भी थे नाजरीन। शाहिद आफरीदी और किसी से कम नहीं नजर आ रहे थे। ये दोनों सास और जो है ना, जिसको कहते हैं ससुर और दामाद, ये दोनों बड़े ही एक दूसरे के मुकाबले पर थे। और तकरीब के लिए सजाए गए हॉल में बड़ा ही शानदार एंट्री दी उन्होंने। दावत वलीमा में कौमी टीम के खिलाड़ियों के साथ शिरकत हुई, बड़े लोगों की। लाहौर कलंदर्स के जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना साहब वो भी थे, फिर आकिब जावेद साहब भी थे, बिल्कुल। बाबर आजम, शादाब खान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और अरशद नदीम ओलंपियन वो भी थे इस शादी में, उन्होंने भी शिरकत की। और इंटरेस्टिंग फंक्शन था, बड़ा अच्छी बड़ी अच्छी रौनक लगी हुई थी वहाँ पर और मज़ा आया वही देखकर। तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें और भी सामने आएंगी। सोशल मीडिया पे भी आप इनके पेजेस वगैरह फॉलो करेंगे तो आपको नज़र आती रहेंगी तस्वीरें। अच्छी बात है जी, गुड पसंद आई ये बात। अच्छा है, देखें ये शादी तो दुल्हन तो ले आए हैं, अब आप प्लीज़ वर्ल्ड कप भी ले आइएगा, ठीक है? हाँ, उसको भी दुल्हन ही समझिए। हाँ। वो भी इतना ही संगीन मार्का है जितना के शादी। हाँ। शादी देखें उसके लिए भी आप दुनिया को मनाएंगे। कितने थे? तकरीबन कोई 800 के करीब लोग थे भाई। अच्छा। हाँ, 800 से ज्यादा मेहमान थे। गिनती 802 हो जाते, क्या हो जाता शायद भाई? क्या हो जाता? मसला क्या था? शायद भाई क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल एक अच्छी तकरीब और वेरी गुड जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इनको जो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें बरकत डाले, बिल्कुल बरकत डाले, मोहब्बत डाले और एक दूसरे के साथ इसी तरह ये लोग ज़िंदगी को आगे
बढ़ते रहे। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गई शादी। दूसरा एक मुकदमा हुआ है, बड़ा कमाल मुकदमा, और वो जो अदालत ने फैसला दिया है वो भी बड़ा कमाल फैसला है। एक अदाकार है भारत के जो करते हैं वो चगास। चगास, ये कौन है? सोचिए कौन है? कौन? रजनीकांत? चगास नहीं, रजनीकांत चगास चश्मा उनका तो कुछ इस तरह का स्टाइल होता है ना। ये बॉलीवुड के अदाकार है। अच्छा, चगास कहते हैं वो, चगास कौन है? सोचो। अच्छा, कपूर उनके नाम में आता है। अनिल कपूर चगास। अच्छा, और बड़े जवान लगते हैं। मिस्टर यंग एवरग्रीन। अब उन्होंने किया क्या? भारत के मशहूर अदाकार अनिल कपूर, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। और जी 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 तो असल में आजकल किया हुआ था ये मुकदमा? मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली हो ये रहा है आजकल के मसनूई ज़हानत के जरिए मशहूर अदाकारों की आवाज़ें, चेहरे और उनके नाम को इस्तेमाल करके वीडियोज़ बनाई जा रही है। ऐसा ही है। तो अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी शख्सियत के हुकूक का मुकदमा दायर किया था, और अदालत ने उसमें फैसला ये सुनाया है कि मसनूई ज़हानत के जरिए अनिल कपूर की तस्वीर, आवाज़ या उनके नाम को उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और भारत से बाहर भी ये हुक्म लागू होगा। और डीप फेक वीडियोस भी आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसमें किसी भी शख्सियत की ऐसी जाली वीडियोस बनाई जा सकती हैं जो बड़ी हकीकी नज़र आ रही होती है। अच्छा, तो इस वजह से भी उन्होंने फिर ये मुकदमा किया था कि भाई ये मामला हैं, और आपको पता है वो जगास कोई भी डाल देता है हर जगह पे, जगास। सही बात है, इंटरेस्टिंग है, ये तो मज़ेदार चीज़ है फिर जी, बड़ा अहम। लेकिन ये है कि ये अच्छे खासे नाजरीन यंग लगते हैं, अब नहीं देते होंगे ना, ये टाइम नहीं देते होंगे, तो अगले ही इनके पूछे बगैर ही इनकी तस्वीरें वीडियोस लगा देते होंगे, कहीं इस्तेमाल कर देते होंगे अपनी तशहीर के लिए। तो ये होता है, इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल। और क्या हो रहा है इंडिया में? और इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। इंडिया तो इंडिया है, उसका तो बस वो फवाद चौधरी साहब इंडिया जो लिखते हैं भाई, वो इंडिया हो रहा है। बुनियादी तौर पर अपने आइन से, इंडिया ने अपने आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज हटा दिए हैं। भारत को जो वो एक हिंदुत्व नेशन बनाना जो था, उसकी राह हमवार कर दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई पार्लियामेंट के इफ्तिताई इजलास में अरकान असम्बली को जो आइन की जो तमहीदी किताब होती है वो दी गई, तो उसके अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब थे। और कांग्रेस बड़ी तशवीश कर रही है इसके ऊपर, और मोदी सरकार का जो इकदाम है उससे भारत का जो नाम नहाज सेकुलरिज्म था वो भी खुल के सामने आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनकी मतलब जाहिर आइन में ये तब्दीली हुई है, तो बाकी पार्लियामेंटेरियन सो रहे थे क्या? ये भाई कैसे हुई? मतलब ये एक होती है तब्दीली जो आप कॉन्स्टिट्यूशनली करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, कर दिया ये सब ड्रामेबाजी जो होती है, आए ने हाँ नहीं कह दो भाई, आए ने, ये भी गुलामाना जहनियत जो है ना, अल्लाह ताला इससे हमें बचा। अच्छा, बहरहाल तो वो कर देता है वो बंदा, उसने कर दिया, बस अब कर लो जो करना है भाई। बदमाशी है, बदमाशी बिल्कुल मोदी सरकार की बदमाशी है। तो एक बेसिकली एक्सट्रीम हिंदू राष्ट्रीय बनाने का जो ख्वाब है, जो अज़ाइम है, वो खुल के सामने आ गए। इंडिया को इन्होंने भारत किया था, तो चलो खैर वो तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन G20 इजलास के दावतनामे जो थे उसमें भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, और उसमें ख़बरें फिर गर्दिश करने लगी थी कि पार्लियामेंट के नए इजलास में इंडिया को लफ्ज़ भारत से बदलने के लिए कानून में तरमीम की जाएगी। और ये बीजेपी जो है उसके काफ़ी जो एक्सट्रीमिस्ट जो अरकान हैं उन्होंने कहा है कि हम जी ये करेंगे। और जो भारतीय आइन का जो प्रियम्बल है उसके अंदर भारत को सोशलिस्ट और सेक्युलर रियासत करार दिया गया था, और उसका बुनियादी मकसद क्या है कि तमाम अक़लियतों को उनके मजहबी और इंसानी हुकूक हासिल होंगे। तो अब वो नहीं होंगे। तो बस बेसिकली उन्होंने यही बता दिया दुनिया को कि भाई अगर अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हो, या तो हमारा मजहब और हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करो तो फिर यू आर वेलकम, अगर नहीं है तो अपनी खैर मनाओ, अपना कोई बंदोबस्त करो। और इंटरेस्टिंग चीज ये जो इन्होंने पाबंदी लगाई है नाजरीन, इन्होंने पाबंदी लगाई है कैनेडियंस को वीजा देने की। अब वो भी एक अजीब सा किया है, लेकिन ये बड़ी प्रीमेच्योर जिसको हम कहेंगे ना, या इमेच्योरिश एक्ट था। और उसकी वजह क्या है नाजरीन, आप अंदाजा लगाएं, ये आप लोग भी बड़े खुल के जानते हैं, बड़ा आपका जहन भी काम करता है, आप भी जानते हैं कि कितने कैनेडियंस इंडियन आते हैं और कितने इंडियंस कनाडा जाते हैं। तो अगर इस किस्म का कोई इकदाम जाते होंगे, दो चार बेसिकली सिंबॉलिक वैल्यू होती है ना इस चीज की, आए ना आए हमने मना कर दिया भाई, नहीं होती है। इसको कहते हैं आप अपने आप को वो तुर्की ब तुर्की जवाब देना, बेसिकली ये नजोरी है, ये तो चोरी की नजोरी। लेकिन ये है कि अगर कनाडा ने भी ये काम कर लिया तो ज्यादा नुकसान भारत को होगा, कनाडा को शायद इतना नुकसान ना हो। कैनेडियन जो हमारे लेकिन अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो भाई फिर बंदा नुकसान नहीं देता है, जो बंदा
ये इधर संकट वो क्या है, सटकेला, क्या सटकेला, हाँ आप क्या बताऊं मैं आपको। सही बात है। लेकिन ये सटकेले वाली जो एक है ना माइंडसेट, ये कभी भी आ जाता है और किसी भी इंसान पे तारी हो सकता है। इसकी एक और मैं आपको मिसाल दूं कि कुछ एक्शंस हमें कुछ लीडरान के समझ में नहीं आते, और उसकी एक चीज तो हमने देखी ना कि सऊदी अरब और ईरान करीब आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, सटकेला ना कहें उनको तो मैं नहीं कह रही सटकेला, वो दोनों करीब आ रहे हैं, तेल मांगते हैं भाई, हम उनसे दे नहीं रहे, बस वो हमें तेल मांगते तो है ना, हम उनसे इमदाद मांगते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? कुछ नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि उन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो समझ में नहीं आते या एक दूसरे को काउंटर करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने कुछ अर्सा पहले इस चीज को बड़ा सेलिब्रेट भी किया था कि भाई बड़ा वाइज डिसीजन है कि ईरान और सऊदी अरब जो है वो करीब आ रहे हैं, वो अपनी एनिमोसिटीज भुला के, रंजिशें भुला के अब अगले दौर में एंटर हो रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, सऊदी अरब के वली अहद शहजादे जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उस एक इंटरव्यू में का जो है वो दुनिया में चर्चे इस वक्त चल रहे हैं। दो बातें बड़ी अहम उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि उनका मुल्क इसराइल के साथ तेजी से ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जा रहा है और हम हर रोज एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। और उन्होंने एक चीज बल्कि वाज़ेह भी की साथ में, वो ये कहा कि सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए फ़लस्तीनियों का मसला हल करना होगा। ये उन्होंने एक की है। थैंक यू सर। ये भी है। अच्छा, इसके अलावा उनसे एक चीज और पूछी गई कि ईरान ने एटम बम तैयार कर लिया है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने इसका बड़ा ही अजीब सा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। इसको उस मंजरनामे में देखिए कि जहां पर दोनों ममालिक ईरान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि फिर हम भी एटम बम हमें भी बनाना पड़ेगा। और ये इंटरव्यू उस दिन नशर हुआ जिस दिन जो बाइडन और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात में इसराइल सऊदी अरब जो ताल्लुकात हैं उसके क़याम के लिए मिलकर काम करने का अहद किया गया। तो ये ताल्लुकात थे ना, उसमें अच्छे ताल्लुकात की थोड़ी बात की थी दोनों ने। उन्होंने कहा था हम ताल्लुकात बनाएंगे, अब वो बुरे ताल्लुकात भी हो सकते हैं, बम बनाएंगे। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि अगर वो बम बनाएंगे तो फिर हमें भी बम बनाना पड़ेगा। तो ये है। अब देखिए, ईरान तो बड़े अरसे से बम बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर तो सैंक्शंस इतने हैं। लेकिन हुजूर आप ये भी जहन में रखिए कि आपका जो बड़ा एक और क्लोज दोस्त है अमेरिका, वो भी ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का जो है वो ख्वाहा नजर आ रहा है। तो अगर उन्होंने वो कैसे ख्वाहा है ईरान, मतलब जो उन्होंने प्रेजेंट स्वैप वो किया है और उनके ईरान के पैसे जो है उन्होंने रिलीज कर दिए कि वही जाएंगे, तो हो सकता है सबके अच्छे ताल्लुकात होंगे एक दूसरे से, सब बम बनाएंगे। सिवाय कौन बम बनाएगा? नहीं, सिर्फ ताल्लुकात की बात कर रही हूँ मैं। बम तो बना लिए है, हाँ। बम तो बन गए बहुत सारे, लेकिन ये कि सिवाय दो ऐसे ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते और वो ठीक नहीं होंगे, वो ठीक होने भी नहीं चाहिए, और ऐसी की तैसी। अच्छा, और इंटरेस्टिंग आसान अल्फाज में कह रहा हूँ मैं, सिंपल किसी को। लेकिन ये है कि ईरान और सऊदी अरब को ये बात जहन में रखनी होगी कि ऐसा आने वाले वक्तों में बिल्कुल पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। तो पहले वॉर थी, अब लव हो सकता है। और वो ये है कि हो सकता है सैंक्शंस उठ जाएं ईरान से, अमेरिका कह दे कि भाई हमें सैंक्शंस उठानी है उनसे, तो फिर आप क्या करेंगे हुजूर? इसलिए गेम को उस तरफ ना लेके जाएं जहां इतना अरसा आप लोग चलते रहे, उसको मोहब्बत की तरफ ही लेके जाएं। तो भाई ये फड्डा जो है बहुत पुराना है, बड़ा हिस्टोरिक फड्डा है। अब इसकी तफसील में ना जाएं, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ से हुआ। ये अमेरिका और ईरान का नहीं, ईरान और सऊदी अरब का नहीं, मैं तो अमेरिका और ईरान की बात कर रही हूँ कि जो सऊदी अरब कह रहे हैं ना, अगर उन्होंने बम बनाया तो हम भी बनाएंगे। ये तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने बम बनाया है सिर्फ आप ही पे अटैक करने के लिए और आप बम बनाएंगे उन्हीं पे अटैक करने के लिए। तो मैं तो वो कह रही हूँ कि अगर एक तरफ ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं दोनों ने, एक बड़ी अच्छी बात है, करें बम के बगैर करें। और अगर उन्होंने बना भी लिया तो भाई वो बड़े अरसे से बना रहे हैं। अच्छा, वो जो खबर मैं देना चाह रहा था बुनियादी तौर पर, खैर बहरहाल इसको हम ख़त्म करते हैं वाइंड अप के भाई ये जो इनके ताल्लुकात हैं उसकी हिस्ट्री ज़रा पढ़ ले, लोगों को समझ में आ जाएगा फड्डा क्या है, और फिर उसके बाद अपने फैसले करें। जो हम बात कर रहे थे कनाडा में क्या हो रहा है, कनाडा में स्कूलों में, कनाडा के स्कूलों में जो ऐसे मौज़ूआत पढ़ाए जा रहे हैं जिनका नाम लेते हुए हम झिझकते हैं, हम जिन्स परस्ती, LGBT, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। अच्छा, और उसके ऊपर बड़ा एहतजाज हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जस्टिन ट्रूडो जब भी LGBT लिखते हैं उसमें एक और अल्फाबेट डाल देते हैं। LGBT। अभी एक उन्होंने ट्वीट की है, आप बताएं खबर बताएं, मैं उनकी ट्वीट निकालती हूँ फिर मैं आपको अपना पॉइंट बताती हूँ। LGBTQ+ यूं है बेसिकली अब
हाँ, ये तो हमारे लिए है, ये हम अभी तक जानते हैं। उधर और अल्फाबेट बना दिए, चेक करें आप, मैं जब तक आपको बताता हूँ। बेसिकली हम जिन्स परस्ती पढ़ाई जा रही है बुनियादी तौर पर ये स्कूलों में कनाडा के, और वहाँ पर बड़ा एक एहतजाज हुआ है, 1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने ये एहतजाज किया, उन्होंने बेसिकली कहा कि हम जिनसी और सिनफी शनाख्त पर मुश्तमिल जो निसाब है, सिनफी नज़रिया है, और स्कूलों में जो उन्होंने को एजुकेशन बाथरूम बना दिए, उसके ख़िलाफ़ हम मुजाहरा करते रहेंगे। और एडमिंटन में ये मुजाहरे हुए। उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो हुदूद में रहकर पढ़ाएं, और बेसिकली हेल्दी जो है वो एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। इन्होंने तो वो बात ही खत्म कर दी, वो एज अप्रोप्रिएट। हाँ, मतलब सारी दुनिया में बच्चों को आप एक हद के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता चीजें उनकी एज के मुताबिक, ताकि वो समझ भी सके, वो घबरा ना जाए, परेशान ना हो जाए। तो इन्होंने हर चीज़ एज के हिसाब से ही सिखाई जाती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी स्कूल इंतज़ामिया को वालिदैन की तरजीहात का एहतराम करने की ज़रूरत है। और बेसिकली आप जब बेसिक जो चीज़ें पढ़ाते हैं ना, बेसिक बायोलॉजी, मेल फीमेल और वगैरह, बस बेसिक बायोलॉजी जो है वो आप पढ़ा दें। बाकी आप इतनी डिटेल में आप घुस रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? बेहूदगी है बल्कि ये कि आप बच्चों के जहनों को ख़राब कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, और सिर्फ ये चंद जो दुनिया में जो चुगत लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए और उनको अपने ऊपर सवार करने के लिए ये कर रहे हैं। हाँ, अब वो जो अल्फाबेट्स है ना नाज़रीन, हम हमारी इल्म में अभी तक जो दुनिया में माना जाता है वो है LGBTQ+। इन्होंने लिखा है 2SLGBTQI+। तो ये पूरा अल्फाबेट लगाएंगे, हर रोज ABCD का सारा निकालेंगे, एक टर्मिनोलॉजी ले आते हैं। लेकिन ये नाज़रीन ज़हन में रखिएगा कि जस्टिन ट्रूडो का भी वक्त जो है वो एक तरह से खत्म होने वाला है। दोबारा इलेक्शंस आएंगे, और बड़े आर्टिकल्स इनके हवाले से भी छप रहे हैं। इनके वालिद साहब को शायद ज्यादा पसंद किया जाता था जब वो वजीर आजम थे कनाडा के। इनके हवाले से तो ये आर्टिकल मैंने ये भी पढ़ा। वो चल रहा है, क्या नाम है उसका? इनके मोरूसी चल रहा है। मोरूसी पता नहीं चल रहा है कि नहीं, लेकिन ये कि इनके वालिद साहब जरूर वजीर आजम थे। और इनके बारे में लिखा था एक आर्टिकल, बड़ा ही वो पढ़ा गया, और वो था कि ट्रूडो वॉक अवे, कैनेडाज लव अफेयर विद यू इज ओवर। तो अब हो सकता है कि वहाँ पर आवाम जो है, जरा इस पे सेगमेंट करेंगे, जिन जिन इलाकों में इलेक्शंस होने वाले हैं उनके जो अहम लीडरान है जो वहाँ पर जीते हुए हैं, उस पर भी हम इंशाल्लाह सेगमेंट करेंगे अपने नुमाइंदों के साथ कि भाई माहौल क्या है वहाँ पर इलेक्शन कर लेंगे हम। बिल्कुल। तो ये है सूरत हाल। और एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, हुआ ये है कि अवैस आपको कैसा लगेगा अगर हमारे यहाँ सेनेट में या नेशनल असेंबली में कोई शॉर्ट्स पहन के आ जाए? बस कपड़े पहन के आए, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं, हमारे यहाँ पहन के तो आएगा, हम अभी ना पहनने वाली स्टेज तक नहीं पहुंचे, अल्लाह करे ना पहुंचे। लेकिन अगर कोई शॉर्ट्स पहन के आएगा नाजरीन ऐसे ऐवान में, या चीफ जस्टिस साहब के सामने कोई वकील खड़ा है शॉर्ट्स में और वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अजीब लगेगा ना, ऐसा ही लगेगा। अमेरिकी सेनेट में हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग काम। सदियों से एक गैर तहरीरी ड्रेस कोड जो है उसकी पाबंदी वहां पर की जाती रही है, और जिसमें जो है वो प्रॉपर कोट टाई समेत मुकम्मल सूट पहनकर सारे सेनेटर्स वहां पर आते हैं। लेकिन अब इस ड्रेस कोड की पाबंदी खत्म कर दी गई है, और इसकी वजह से बने हैं एक अमेरिकी सेनेटर जॉन फेटरमैन, यानी जो शॉर्ट्स पहनकर सेनेट में आ गए हैं। और बड़ी अजीब सी उनका हुलिया था, खुली सी कमीज थी और नीचे शॉर्ट्स थे, और उसी लिबास में वो अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। और उन्होंने सेनेट इजलास की सदारत भी उसी लिबास में की। अब सदारत की उन्होंने उस लिबास में, जिम से आ रहे होंगे, कोई करते हुए आ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, उनके लिबास पर बड़ी सेनेटर्स की तनकीद हो रही है, लेकिन सेनेट की अक्सरियत रहनुमा जो है वो चक शूमर और ये सारे ड्रेस कोड की पाबंदी नरम इन्होंने कर दी। तो ये सारा सिलसिला हुआ है कि पाबंदी अब उस तरह से सख्त नहीं है, लेकिन ये कि इन्होंने भी सूट पहनना तो क्या, वो तो शॉर्ट्स में ही आ गए। तो ये हमें इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी। मैंने कहा आपको भी नाजरीन दिखाएं, आप सिर्फ इमेजिन करें, ब्रेक लें भाई, इमेजिन ना करें, ब्रेक लें। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज है जी फिटनेस फ्राइडे में आज हम बात करेंगे अली रज़ा साहब से। फिटनेस ट्रेनर हैं और बड़ी ज़बरदस्त फिटनेस ट्रेनिंग करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जी, तो आज फ्राइडे फिटनेस हमारा सेगमेंट है, उसमें आज हम किन एक्सरसाइजेस पर बात करेंगे? आज हम करेंगे 2 मसल हम जो है ना हिट करेंगे, जिसमें बाइसेप और चेस्ट है। और लड़कियों का लड़कों का एक्सरसाइज होगा एक साथ। उसमें ये होगा कि थोड़ा सा बहुत कम फ़र्क होता है। लड़कियों का वर्कआउट जो लाइट वेट के साथ रेपिटेशन मैक्सिमम होते हैं। अच्छा। लड़कों का थोड़ा हैवी वेट होता है, रेपिटेशन 8 to 10 and 12 रेपिटेशन। ओके, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले तो ये बताएं बाइसेप होता क्या है? सर एक तो ये है कि ये बाइसेप ट्राइसेप ये मसल्स हैं डिफरेंट। ठीक है जी। अब कुछ लड़कियाँ जैसे उनका
वो ज़्यादा खाना खा लेती हैं और वो फैटी हो जाती हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो बाइसेप है, बाइसेप की जो एक्सरसाइज है वो कहती हूँ मैं हेल्दी हो रही हूँ, मैं क्यों हेल्दी हो रही हूँ। अब इसमें उनको क्या ये करना है कि आप पहले नंबर पर मेंटली परेशान ना हो जाए, स्ट्रेस मत ले इस चीज़ का कि आप हेल्दी क्यों हो गए हो, आप मोटी क्यों हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने अगर पर डे एक्सरसाइज में आपने 2 मसल्स हिट करने, वैसे हमारी पूरी बॉडी में जो है ना वो आप पर डे 2 अगर मसल हिट करते हैं तो वीक में 5 जो है ना वो मसल इजीली हिट कर सकते हैं और सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। अब इसी तरह जैसे ये डंबल मेरे पास है, सही डंबल मेरे पास है। अब बाइसेप मैं पूछ रहा था, बाइसेप ये है, ये वाला डोला इसको जो सामने वाला बेसिकली डोले बनाने हैं ना, आसान अल्फाज में हम लोगों को समझाएंगे भाई, ये सामने वाला डोला, जी सामने वाला डोला। अब इस डोले के लिए क्या करना है? अभी ये होगा कि आपने इजीली जो है ना फ्रंट जो है आप कोई भी वेट लेने, जैसे मेरे पास ये वेट है तो आपने बिल्कुल आसानी से बिल्कुल स्लो स्क्वीज करवाना है ऊपर को एंड स्लो डाउन। ओके, ये 8 रेपिटेशन 1 गो करने हैं, लड़कों की एक्सरसाइज है। ठीक है, 1 कितने वेट के साथ? ये जो इजी है बट लाइट वेट के साथ स्टार्ट करेंगे, रेपिटेशन मैक्सिमम होंगे लड़कियों के, और लड़कों के हाई वेट लगाएंगे बट रेपिटेशन 8, 10 एंड 12 रेपिटेशन 1 गो ये आप करेंगे। इसमें आप लड़कियों के लिए आपने कितनी रेपिटेशन बताई? रेपिटेशन होगी 12, 18 और 24, बट वो लाइट वेट 1 kg वेट के साथ। हाँ जी, ताकि उनका जो मसल्स है वो प्रॉपर बिल्ड ना हो और वो फैट लॉस की तरफ आए। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आप वार्म अप कर सकती हैं, वार्म अप आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब भी एक्सरसाइज करती हैं तो वो सब आपके लिए बेहतर है। और जो लड़के हैं, अब जैसे हमने अभी फ्रंट बाइसेप लगाया, इसी तरह हम साइड बाइसेप इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, ये इसी का पोजीशन हमने चेंज कर दिया। पहले सीधे थे हाथ ऐसे, बिल्कुल, अब हमने तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, मसल पे क्या फर्क? बाइसेप ब्राइकिया पर उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बाइसेप को हमने अगर हिट करना है तो हम आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जो वेट नहीं उठाना, आपने उसके रेपिटेशन भी काउंट करने हैं, फिर प्लस आप जब रेपिटेशन काउंट कर रहे हो उसको नीचे बिल्कुल स्लो लेके जाना है ताकि मसल को फील हो। नहीं तो ये जो पोजीशन है हमारी, जो हाथ सामने है इस तरह से करके, जी तो इसमें तो हमारा ये वाला जी फ्रंट बाइसेप। जब आपने हाथों को ऐसे कर लिया जी तो फिर कौन सा मसल? वो साइड बाइसेप। हाँ जी, फ्रंट बाइसेप एंड साइड बाइसेप। आपने बड़ा वजन उठाया हुआ है, प्लीज ये ना करें, ये थोड़ा आप खवातीन कम वजन उठाएं, इतना वजन आपने उठा लिया शिफा, ना करें। हाँ जी, और लड़कियां जो है कोई भी एक्सरसाइज कर रही हैं, अगर बाइसेप भी लगा रही हैं तो अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच दे लें। ठीक है जी, बिल्कुल स्ट्रेच दे लें। ठीक है जी, अपने हकलाई को स्ट्रेच दे लें। उसके बाद वो लाइट वेट के साथ शुरू करेंगी और वो 12 रेपिटेशन, 18 रेपिटेशन और 24 रेपिटेशन। लड़कियां गलती मोस्टली ये कर रही हैं कि वो ट्रेनिंग जब शुरू कर लेती हैं तो वो लड़कों की तरह हाई वेट लगाती है। आप बिल्कुल मत हाई वेट लगाएं। अगर आपने स्लिम स्मार्ट और एक लुक लाइक मॉडल लड़की रहना है तो लाइट वेट रेपिटेशन मैक्सिमम करें। मॉडल लड़की रहना, मॉडल लड़की बनाओ है बस, बिल्कुल, और मॉडल लड़के ना बनाओ। नहीं हम मुकाबला नहीं लड़कियों से कर सकते, लड़कियों की एक अलग स्ट्रक्चर है हमारा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये हो गई बाइसेप की। जी, ये होगी बाइसेप की। इसी तरह जैसे ये बाइसेप आप करते हो तो उसमें एक और एक्सरसाइज है। हाँ। जिसमें आपने क्या करना है, अपने बाजू को ऊपर लेके जाना है, फिर मैक्सिमम टर्न अराउंड करना, फिर नीचे लेके आना। ओह अच्छा, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा इस पे। आप बाइसेप पर बहुत आप इजीली एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल आपने टर्न करना और नीचे लेके जाना है। ये दिखाएं जरा, ये तो मुझे मुश्किल लग रही है कुछ। नहीं है जरा मुश्किल, लेकिन ये ऐसे ऊपर लेके जाना है, फिर बिल्कुल अपर टर्न करके फिर बिल्कुल स्लो नीचे लेके आना है और स्लो नीचे। यस, ऐसे ऊपर लेके जाना, कर ली, हो गए, बन गया। स्लो नीचे लेके आना। जी बिल्कुल। तो इसी के कितने साल में ये डोले जो हैं वो लोगों को नजर आने शुरू हो जाएंगे? जी, इसमें देखें फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में ये फ़र्क होता है कि बॉडी बिल्डिंग में आपने जस्ट मसल बिल्ड करना है, मगर अगर आप एथलीट को देखें तो वो रनिंग बहुत फास्ट कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। जी, और जो बॉडी बिल्डर है वो एक बॉडी उनकी दिखती बहुत प्यारी, मगर उनमें स्टेमिना उतना ही कम होता है। ठीक है जी। और आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मैन फिजिक की तरफ आ चुके हैं, जिसमें वो नेचुरल जो है वो कम्पीट करते हैं। बॉडी बिल्डिंग वो अलग सेगमेंट है जिसमें वो ये बेसिक आप उसको जो है वो फिट कर देंगे। चेस्ट की बताएं। चलें, चेस्ट एक्सरसाइज। अब चेस्ट एक्सरसाइज में 2 चीज़ें हैं। चेस्ट एक्सरसाइज में स्टार्टिंग जो होगा वो पुशअप से होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पुशअप से होगा। अगर आप इजीली आप सीधे पुशअप कर सकते हैं तो कर लें। अगर लड़कियों से नहीं पुशअप हो रहे तो वो क्या करेंगी, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल ऐसे सामने, और आप बिल्कुल ये नीचे अपने जो बेंड करके बॉडी को, पर अपर बॉडी आपने स्ट्रेट रखनी है। बैक को ऐसे बैक बॉडी बेंड में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सही। एंड स्लो स्क्वीज करना है, स्लो स्क्वीज करना है और ऐसे ऊपर आना है। इसके आप 6 रैप, 8 रैप एंड 10 रैप्स, क्योंकि लड़कियों और लड़के जो है वो इजीली अपने पुशअप लगा सकते हैं। तो आपने करना है, स्लो लगाना है और स्लो ऊपर आना है, स्लो नीचे जाना है
एंड स्लो ऊपर आना, फेस सामने रखना है। फेस इसीलिए भी सामने रखना है कि अगर लड़कियों का या लड़कों का डबल चिन का इशू वो भी इसी में कवर अप होगा। तो साथ साथ बबल आप चबाते रहें तो वो आपके लिए बहुत एक अच्छी है ये। इसी तरह जो लड़के हैं अब वो क्या करते हैं, डायमंड पुशअप इजीली लगा सकते हैं। डायमंड पुशअप क्या है जी, डायमंड पुशअप ये है कि हाथों को बिल्कुल अगर आप अपना पोस्चर इसके ऊपर कर दें, मैट के ऊपर पूरा, तो वो कैमरे पे ज़्यादा अच्छा। चलिए ऐसा कर लेते हैं जी। डायमंड पुशअप, जी डायमंड पुशअप ये है कि आपने क्या करना है, अपने हाथों को बिल्कुल क्लोज करना है। अच्छा, अपने हाथों को क्लोज करना है, स्लो हाथों को ऐसे करना है, ये सामने रखना है, ये ऐसे होंगे हाथ और करीब होंगे जी जी। और इसमें आपका ट्राइसेप भी हिट होगा, बाइसेप तो ऑलरेडी आपका हो गया था, पर ये कि आपका फैट गिरना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें कि जो आप एक्सरसाइज जब भी करते हैं तो बिल्कुल उसको मेंटली रिलैक्स हो करें, अपना पोस्चर सीधा रखें, पानी गिलास पास रख लें, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, बबल पास रख लें, वो भी ताज़ा चबाएं और ट्रेनिंग करते रहें। इसी तरह आपने क्या करना है कि इसमें सुपर सेट होते हैं। अच्छा, सुपर सेट में क्या हो गया कि अगर आप जस्ट बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं तो वो एक मसला है। अगर बाइसेप चेस्ट इकट्ठे ट्रेन कर रहे हैं तो एक साइड आपका बाइसेप का होगा, फिर एक साइड आपका चेस्ट के लिए पुशअप वगैरह का होगा। अब इसी तरह जैसे ये डम्बल हैं, अब जैसे ये डम्बल हैं हमारे पास जी, एक्सरसाइज कर ली ना, देख के थक गई। ये कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज देख के थक जाते हैं। नाज़रीन, ये आपकी मिसाल सामने। अच्छा, जैसे हमारे पास ये डम्बल हैं, अब डम्बल का यूजिंग क्या है कि स्पेशली जो गर्ल्स हैं अब वो डम्बल ना करें, ठीक है जी। डम्बल का उनका यहाँ से कोई ताल्लुक बनता ही नहीं, ठीक है। मगर वो क्या करें कि साथ साथ जैसे ये पुशअप करती हैं, ठीक है जी, तो पुशअप के साथ साथ जैसे ये पुशअप किया तो गर्ल्स क्या करें कि थोड़ा सा कोबरा टच दें, बैक आए फिर आगे को आए, बैक आए फिर आगे को आए। ये गर्ल्स के लिए स्पेशली, ओके, बैक आए फिर आगे को आए और ऊपर फेस ऊपर रखें, बिल्कुल छत। अच्छा, ये पाँव आपके ज़मीन पर है पूरे? जी जी, पाँव ज़मीन पर है। ऐसे अपने छत को देखना है, छत को देना, ऐसे होल्ड देना मैक्सिमम। जैसे आप होल्ड देते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत इजी वर्कआउट है। तो फिर साथ साथ में पर डे आपको 10 गिलास पानी हर हाल में पीने ही पीने हैं। अगर आप कहती हैं कि फैट लॉस कर रहे हैं, तो फैट लॉस में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पर डे पानी पीना है 10 गिलास, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर इन केस अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं पानी भी नहीं पीऊँगी, मैं ट्रेनिंग हार्ड करूँगी, उससे क्या होगा कि आपके स्टमक में गर्मी होगी, आपका हार्ट बीट ऊपर चला जाएगा, तो फिर मामला खराब होगा। ये बताएं, ये जो नमक का मामला है, पानी और नमक, पहले वक्तों में जो हमारी एथलीट्स अब भी जब होते हैं तो वो अक्सर नमक के साथ पानी रखते हैं और वो थोड़ा सा नमक को भी चखते हैं, लेकिन गेम्स में हमें ये कहा जाता है कि भाई नमक आप कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि वो वाटर रिटेंशन करता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए जैसे जिद्दत आ रही है तो फिटनेस में डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं, रिसर्च जो है वो हर साल जैसे चेंज हो जाती है, तो जैसे कोई न्यू चीज़ आती है तो फिटनेस इंडस्ट्री में मार्केट में आ जाती है, तो वो सारी की सारी अप्लीमेंट होती है ताकि आप ईजी अपने टारगेट को अचीव कर सके। ये है ठीक है। अच्छा, मर्दों की चेस्ट एक्सरसाइज जो है वो विद डंबल्स? हाँ, विद डंबल। अब मर्दों की जो एक्सरसाइज है वो क्या करेंगे, आप इजीली ऐसे लेट जाएं, इजीली अपने ऐसे लेट जाएं, ठीक है जी। अब ये है बटरफ्लाई, ठीक है जी। बटरफ्लाई में क्या होगा कि 2 चीज़ें हैं, आपने सिर्फ डंबल पकड़ने और हल्का सा ऐसे बिल्कुल बाजू खोलने वाले नीचे जमीन में लगाने, इसी तरह आपने ऊपर लेके चले जाए। तो ये जमीन पर किया जा सकते हैं या किसी टेबल, वो जो क्या होती है वो स्टूल पर भी होता है? स्टूल पर भी होता है, मगर अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप इजीली आप फर्श पर लेट के जो है वो कर सकते हैं। इसके 10 to 12 रेपिटेशन 1 गो आपने करने, तो इससे भी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है जी। एक ये एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, और एक प्रॉपर एक अपर चेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, ये डंबल के साथ इजी है। और अगर कुछ जो जैसे लड़कियाँ हैं, अगर लड़कियाँ ट्रेन करनी तो अपने बैक को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगी ताकि वो उनका एक आर्च बनी रहे, ठीक है। और गर्ल्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो ऐसे जो है ना खोलेंगे, बट अगर वो अपने अपर चेस्ट फैट को ख़त्म करना चाहती है तो वही लाइट वेट ही यूज़ करेंगे, फिर ऐसे ऊपर आएंगे। बॉयज़ हैं वो इजीली बैक को नीचे रख सकते हैं, जो गर्ल्स ऐसे ऊपर रख के वो कर सकती हैं, ठीक है जी। ये उनके लिए बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। फिर इसी तरह एक और चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डंबल है, अब ये सिंगल डंबल है, तो आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं वो क्या कर सकती है, इजीली स्लोली नीचे जाएंगी एंड स्लोली ऊपर आएंगी। जैसे स्लोली आप नीचे जाएंगे तो आपकी अपर चेस्ट या लोअर चेस्ट का फैट भी उसी पे ही कम होगा। ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें ये कितने सेट? वही 10 रेपिटेशन 12 रेपिटेशन जो इजीली कर सके, फिर आस्ते आस्ते रेपिटेशन बढ़ा दे, बट वेट मत बढ़ाए, सिर्फ रेपिटेशन बढ़ाए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। ऐसे नीचे जाना है, फिर ऐसे ऊपर आना है, ऐसे नीचे जाना है और स्लो स्क्वीज और फिर ऐसे ऊपर आना है। तो ये
बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, जो आपका ट्रेनर है, जो आपका फिटनेस कोच है, उसको आपके गोल टारगेट जो वो पता होना चाहिए, हाँ, करना पहुंचना कहाँ है। शेयर करें, आप शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं तो फिर जो आपका कोच होगा वो इंशाल्लाह वो फिर आपकी हेल्प करेगा। आल इस्लामाबाद, आल पाकिस्तान में जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, तो 15 साल से लेकर 20 साल तक प्लीज़ अपनी फिटनेस जर्नी को लेके आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग हमारे स्टार हो आने वाले वक्तों में। आप ही लोगों ने वतन अजीज को संभालना है, डिफरेंट फोर्सेस में आप ही लोगों ने जरूरी है ये, जब तक फिटनेस नहीं होगी उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। थैंक यू अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने, और हम करते रहेंगे, फिटनेस सिखाते रहेंगे, हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपको जो है वो हम फिट बना कर छोड़ें। भाई फिट बनाना है हमने। ये कौम जो है ना, ये फिटनेस से दूर है बुनियादी तौर पर। बिल्कुल हो क्या रहा है कि हम सब फिटनेस से दूर हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बहसियत कौम फिटनेस से दूर हैं हम। और हमारे यहाँ तो बहुत वैसे एथलीट एक ज़माने में पाए जाते थे, और आप नाजरीन पुराने वक्तों का और नए वक्तों से कंपैरिजन अगर करें तो आज का बच्चा बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि ख़त्म है, उसमें कोई एक्सरसाइज, कोई गेम, कोई स्पोर्ट का कोई जोश जज्बा है ही नहीं, बहुत कम शाज़ो नादिर। और पुराने वक्तों में अगर आप देखें, मोबाइल वाला गेम ये वाला जज्बा है उसका। और पुराने वक्तों में अगर आप देखें तो आप अपनी फैमिली में पूछिएगा, आप अपने चचाओं से पूछें, मामुओं से पूछें, अपने वालिद से पूछें, हर शख्स किसी न किसी स्कूल के, कॉलेज के स्पोर्ट में, कंपटीशन में हिस्सा भी लेता होगा, और किसी न किसी एक स्पोर्ट का वो माहिर जरूर होगा, चाहे वो टेबल टेनिस। स्कूल में कोई स्पोर्ट्स किया? जी। कौन सा? वॉलीबॉल भी किया, क्रिकेट मैंने किया, लेकिन मेरा नाखून टूट गया, कैच आउट कर दिया था मैंने किसी को, फिर उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। सही किया आपने। लेकिन नाजरीन वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में शौकिया करती थी, कोई मुझे प्रोफेशनल लेवल का आता नहीं है, लेकिन यह है कि हम वॉलीबॉल का मुझे शौक था। अच्छा। तो वॉलीबॉल में बड़ा मजा आता था, और कभी क्लास में मूड नहीं भी हो रहा होता था, बंक करने का भी मूड है, ये सच्ची बात है, जब करना शुरू हो जाते हैं ना लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाते हैं, ये ना करें आप। लेकिन आप अपने पुराने वक्तों में अपने बुजुर्गों से या बड़ों से जरा पूछें कि वो किस किस स्पोर्ट में थे। ऐसा आपको शायद ही कोई शख्स मिले जो कहे मैं किसी स्पोर्ट में नहीं था। पूछें, बड़ों से पूछे ना, आप बताएं आते हैं। हाँ, पूछना पड़ता है, बट आप पूछना चाहिए सर। हाँ, मतलब लेकिन मैं एज वाइज तो बड़ा हूँ ना, मैं धोखा ना खाइएगा, तजर्बा वाइज बड़ा नंबर है। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल। तो मैं हॉकी खेलता था, और मैंने जो है वो टेबल टेनिस बहुत खेला है, उसके अलावा बहुत सारे गेम्स खेले, तो उसी में हमारी फिटनेस आ जाती थी। यस, चलिए जी, ये फिटनेस का सेगमेंट हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको फिट बनाएं। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सबसे सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हीं में से आज एक ऐसे इदारे का हम जिक्र करेंगे जिनको एक बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत चला रही हैं। एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ संदेला साहब पाकिस्तान के निशान इम्तियाज़ भी हासिल किया उन्होंने मिलिट्री का, और 19th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे, और उन्होंने शुरू की मुआविन फाउंडेशन। अब ये मुआविन फाउंडेशन क्या करती है, किन किन डोमेन्स में मुआवनत फराहम करती है लोगों को, हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, आप किस किस शोबे में किन किन के मुआविन हैं? हम मुआविन हैं बच्चों के जो तालीम हासिल करते हैं, हम मुआविन हैं वालिदैन के, हम मुआविन हैं टीचर्स के, हम मुआविन हैं हुकूमत के। अच्छा। हुकूमत के मुआविन हम इस तरह से हैं कि हम, अगर आप इजाज़त दें तो हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। बिल्कुल, ज़रूर। क्या है, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन पे हम फोकस करते हैं, रूरल एरिया। ठीक। और ये क्यों करते हैं हम? ये करते हैं हम इसलिए कि बुनियाद ठीक होगी तो बिल्डिंग ठीक होगी। ऐसा ही है। दूसरा काम वो क्या कहते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा काम करते हैं। क्यों? गवर्नमेंट स्कूल पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ बच्चे अब पढ़ नहीं पा रहे। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, उस डॉक्टर अब्दुल सलाम गवर्नमेंट स्कूल से बड़े लोग आए हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े। और तीसरा कि स्किल डेवलपमेंट कोई कराया जाए बच्चों को और बच्चियों को। ज़्यादा फोकस हमारा वैसे बच्चियों पे है, सही, क्योंकि उनको ज़्यादा कोशिश करते हैं हम कि उनकी मदद करें। तो ये मोटी बात है। तो मुआविन फाउंडेशन का ख्याल कैसे आया, शुरू कैसे हुई, आगाज़ कैसे किया आपने इसका?
ज़िंदगी में मेरा ख्याल है कुछ आते हैं ऐसे मौके या ऐसे ट्रिगर्स, मैं कहता हूँ कि ट्रिगर्स आते हैं जो आपके रास्ते जो है ना तयन करते हैं आइंदा के लिए। मैं था डिफाइनिंग मोमेंट्स। वैसे तो दो मैं कहूँगा, एक ये है कि मुझे एक ईमेल आया रैंडम, आई डिडंट नो द बॉय, कि सर मैं कैडेट कॉलेज कोहाट में पढ़ता था, मैट्रिक में 90% नंबर लिए, अब पढ़ नहीं पा रहा, कैन यू हेल्प? And this is when you were the chief? No, 2004, before, much before. Okay. 2011 में ये बच्चा डॉक्टर बना, और इसके साथ साथ फिर कोई एक बच्ची भी डॉक्टर बनी, कुछ और बच्चे, बट इंडिविजुअल लेवल पे। दिस मस्ट बी CPU में कहीं होगा, हाँ, कि भाई करना है इनके लिए। जब मैं चीफ था तो मैंने एक किताब पढ़ी, 3 Cups of Tea, बड़ी जबरदस्त किताब है सर, क्या कमाल उसकी किताब है। कंट्रोवर्सी भी बाद में बहुत आई, बाद में उस बंदे की लेकिन बनी जब थी मैंने ये controversy। किताब पढ़ी, यहाँ स्कूल बना रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। ये आप समझ लें कि इधर से मेरा ट्रिगर वो अमेरिका में फंस गया था उस पूरे जो अपने टूर के दौरान, वो फंस गया था, और फिर उसकी किस तरीके से हमारे लोगों ने उसका ख्याल रखा, वो सारी कहानी उसकी बड़ी जबरदस्त। लेकिन इसके साथ एक और मैं बता दूं कि उसकी अमेरिका में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उस जो ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई उससे उसको बैन कर दिया, जी, अलग कर दिया उसको। कंट्रोवर्सी बड़ी बाद में हुई कि झूठ बोला या कुछ इस तरह की बात, लेकिन बहरहाल। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज ये भी है कि हमारी कौम वैसे तो देने में बड़ा हाथ रखती है, खुला हाथ रखती है, लेकिन जो बाहर से कोई आके पाकिस्तान में कुछ करते हैं तो वो जाहिर है उनकी डॉलर की ग्रांट्स होती हैं, वो अपने साथ डॉलर लेके आते हैं, उनके लिए इन्वेस्ट करना किसी निज़ाम को बेहतर बनाने में, तालीमी निज़ाम को मिसाल के तौर पे आसान होता है। उसके मुकाबले में आपको क्या चैलेंजेस हुए जब आपने ये इनिशिएट किया और फिर फंडिंग की तरफ आप गए? एक तो जो अच्छा काम होता है ना, कभी आसान नहीं होता, मेरा ख्याल ये है। जनवरी में फजर की नमाज के लिए उठना आसान नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है सवाब सबसे ज्यादा उसी का होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा काम जो है ना उसमें चैलेंजेस हर की, और चैलेंजेस जो है फिर आपको और हमें अल्लाह ताला ने बनाया है इस तरह कि फिर इस चैलेंज को अगर मतलब इन्हीं को हमने टैकल करना है। बिल्कुल। पहला हमने कोशिश ये की कि हम जो कुछ कर सकते हैं, हमारी जो टीम है, हमारे दोस्त हैं, हम वो करें। उसके बाद क्या नाम है, अवैस को बुलाएंगे या शिफा को बुलाएंगे कि आओ देखो। वो कहते हैं ना कि आप कहें कि मैंने मस्जिद बनानी है तो शायद लोग पैसे कम देंगे, आप कहें मैंने मस्जिद बना ली है, 3 दीवारें भी बना ली हैं, 1 दीवार रह गई है तो लोग ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो नजर आ जाता है उनको, नजर आता कुछ हो रहा है। तो हमने शुरू में जो हम कर सकते थे उससे शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हाँ एक और हमने काम किया कि लोगों से पैसे हमने कहा कि एज फार एज नहीं लेने। अच्छा, आपने कहा जी मैंने कुछ करना चाहता हूँ, तो हमने कहा जी हमारे एक स्कूल में कंप्यूटर लैब लगा दो, सोलर लगा दो, कमरे बना दो, तो सॉफ्टवेयर सॉफ्ट जो है ना इसका पार्ट, उस पे हमारा ज्यादा, कमरे फर्नीचर ये ठीक है, ये भी होना चाहिए, बट ज्यादा जोर है हमारा सॉफ्टवेयर। नो सॉफ्टवेयर क्या है, उस्ताद होना चाहिए, हाँ, उसकी तरबियत जिसने उस निज़ाम को चलाना है, हाँ, अगर उसकी तरबियत होनी चाहिए, और फिर उसके बाद कोई सवाल पूछने वाला भी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, सवाल नहीं पूछते तो फिर बस यही मसला होता है जो हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम कोशिश हमारी ये है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मेरे ख्याल में 2 मसाइल हैं मेन, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन हमारे मुल्क के गाँव के एरिया में। एक है उस्ताद, होता ही नहीं है, वो जाते ही नहीं है नहीं है तो आता नहीं, आता है तो पढ़ाता नहीं, पढ़ाता है तो ठीक नहीं, बिल्कुल ये एक मसला है। इसका हल कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। मैं बताऊं आपको कि गवर्नमेंट स्कूल में चूंकि हम काम करते हैं तो गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी तनख्वाह दे रही है इनको, केपी में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान का मुझे नहीं पता कि काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तनख्वाह है इनकी। प्राइवेट स्कूल जिधर आपके बच्चे शायद जा रहे हैं उनसे ज्यादा ले रहा है गवर्नमेंट स्कूल का। प्राइवेट का तो बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है टीचर। दूसरा मसला एक है अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ना आज की वक्त में ये कहना कि जी अंग्रेजी नहीं मैंने पढ़ी, बिल्कुल जरूरत है, ये बुनियादी जरूरत है, ये पूरी दुनिया की इंटरनेशनल लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, पढ़ना है इसको। लेकिन अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी में पढ़ने में बहुत फर्क है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी और केजी वाले बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाएं, ना उसको खुद आती है, ना उसकी माँ को आती है, ना बाप को आती है, ना उसके टीचर को आती है, तो क्या करेगा फिर वो? बिल्कुल, तो वो याद तो कर सकता है शायद, रट ले, समझ नहीं सकता। तो इसके ऊपर हमने एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे काम किया, और हम गए खान एकेडमी, एक अमेरिका में रेज, RAYSE रेज एकेडमी, ये सारी जो है अंग्रेजी में है। फाइनली वी फाउंड समबडी हियर इन इस्लामाबाद, सबक फाउंडेशन,
हाँ। अच्छा, उन्होंने वीडियोस बना के, और सॉफ्टवेयर कंपनी है, इकबाल नाम है उनका, उन्होंने वीडियोस बना के इंटरनेट पे अपलोड कर दी, जो मर्जी देखे। हम गए उनके पास कि भाई हम तो गांव में हैं, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो स्पीड नहीं है, बिजली नहीं है। उन्होंने हमारे लिए स्पेशल एक सर्वर बना के हमें सारा डेटा डाल दिया। भाई दिया। वाह वाह वाह। हमने एक क्लासरूम में एक टीवी रख के, कभी 10वीं क्लास, कभी 8वीं, कभी 9वीं, उनको पढ़ाना शुरू किया। अब आप हमारे स्कूलों में जाए, शेखुपुरा में खास तौर पे, majority of the classroom will have TV, if not all, 2 or 3 in each ठीक है। classroom। और पढ़ाया वहाँ पे, टीचर जो है वो उसकी ट्रेनिंग की है हमने, और उसको पढ़ाया जा रहा है उर्दू में, और उसकी वीडियो जो है पढ़ाने के बाद 7-8 मिनट की वीडियो होती है, वो भी उर्दू में, उसके बाद सवाल जवाब है। तो ख्याल है हमारा कि इससे बच्चों की समझ में फ़र्क पड़ रहा है। सर ये तरीका दुनिया के बहुत सारे स्कूलों में ये राइज है। जी बिल्कुल है। और बहुत सारे स्कूल जो है वो वीडियो बेस्ड लर्निंग और असिस्टेड बाय टीचर इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप तो कहते हैं ना, हो सकता है आगे आगे टीचर ही ना हो, बच्चे खुद ही पढ़ रहे हो। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि टीचर की बड़ी जरूरत है, टीचर की जरूरत है, जैसे माँ की जरूरत है और बाप की तरबियत आनी है, वो टीचर और माँ बाप ने करनी है। सही। इसके साथ मैंने ये 2 मिसाइल बताए। दूसरा हमारा कंपोनेंट जो है भाई, मॉरल्स एंड एथिक्स इज वेरी इम्पोर्टेंट। कोशिश करें कि हम इंसान बनाने की कोशिश करें, और उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हमने बनाया हुआ, वीडियो भी दिखाते हैं बच्चों को, टीचर्स लेक्चर देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट आजकल हमने नया शुरू किया। देखिए आज का ज़माना है कंप्यूटर। बिल्कुल। हमने इस वक्त 10 लड़कियां, 11 बच्चे स्कर्दू में गांव से लेके आए हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, बेचारे गरीब हैं, कहीं नहीं, कुछ नहीं जानते। कंप्यूटर सिखाए उनको, फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। और हमारा ख्याल है, काम तो मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से होना है, कि ये बच्चे इंशाल्लाह आफ्टर वी फिनिश द कोर्स ये कुछ ना कुछ काम कमाने के। ये एक मैं बता रहा हूँ। दूसरा हमने कहा, शायद आपको पता हो, आप लोग तो बड़े लोगों से मिलते हैं ना, पता है आपको, गिलगित बल्तिस्तान में 60 से 70% फ्रूट ज़ाया हो जाता है, क्योंकि ना सड़क है, दूर दराज इलाकों में ला ही नहीं सकते बेचारे, और फिर खुबानी, चेरी, शहतूत, ये तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमने ये किया वहाँ पे, अगेन 54 वीमेन गांव में, घांचे, शिगर, खारमांग में, जहाँ हमारे स्कूल हैं, उसी इलाके को हमने पिक किया था, जिधर काम हो रहा उसी को करें। गरीब औरतें, कोई बेवा है, कोई जिसका कोई जरिया माश नहीं, उनको ट्रेन किया बाकायदा। लेकिन उनके पास खुबानी का दरख्त भी है, चेरी का भी है, और उनको हमने ट्रेन किया कि जी पहले तो अपने दरख्त की कैसे केयर करनी है। सही। फिर उसके बाद जब दरख्त के फूल आना शुरू, फिर आपने क्या करना है, फल आएगा, आपने क्या करना है, फल जब तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है, उसकी सफाई कैसे होनी है, उसकी ग्रेडिंग कैसे होनी है, और फिर उनको ट्रेनिंग दी है, साथ उनको मटेरियल लेके दिया कि इसको ड्राई करना है। सही है। ड्राई भी करें, और फिर भी फ्रूट इतना होता है कि वो सारा ड्राई नहीं हो सकता, क्योंकि हर वक्त धूप नहीं होती उधर। जैम, जेली, कुछ इस तरह ये बना ये तरकीब सिखाई है उनको। और अब इंशाल्लाह ताला उनको हम कनेक्ट अप कर रहे हैं विद मार्केट। जो बेचारी 20-25 हज़ार बना रही थी, हमारा ख्याल है वो 1-1.25 लाख बने। भाई वाह, जबरदस्त। ये तो एक पूरा 180 डिग्री चेंज आ गया ना उसकी जिंदगी में। प्लान है। तो इसके अलावा लड़कियों के लिए, ये औरतें जब तक अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखी हैं, 2 काम चलते रहेंगे, कपड़े और ब्यूटिशियन। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और ये मर्दों के लिए भी उतना ही जरूरी है। मर्दों के लिए शायद, हाँ ठीक है, लेकिन आप जाए ना गांव में, हम चूंकि गांव में का पूछे ना आपको क्या चाहिए। अभी हमने नौशहरा में खोला है, हमने फ्लड में कुछ काम किया नौशहरा और 4 सद्दा में। तो नौशहरा में हमने पूछा कि इधर हम कुछ औरतों के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमें आप ड्रेस मेकिंग के। सही। अभी पिछले महीने हमने बाकायदा मशीन ने एक छोटा सा घर लिया है, उसको किराए पे उसको रेनोवेट किया है, उसके पंखे शंखे लगाए हैं, वॉशरूम बनाए हैं, और मशीनें लगाई हैं। एक औरत हायर कर ली है, एक उसकी असिस्टेंट है, माशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर वो बच्चियां, मुझे उन्होंने फ़ोटो भेजे हैं, ड्रेसेस बन रहे हैं, अच्छी चीज़ें बना रही हैं, ज़बरदस्त। तो 4-5 महीने का एक कोर्स है। तो ये बच्चियां, हमारा ख्याल है 6 महीने के बाद अगर अपने घर के भी कपड़े सी लें तो बड़ी बिल्कुल, बात। तो अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल। तो ये एक बड़ी एफर्ट है जो करने की ज़रूरत है देही एरिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत बड़े
हम बहुत छोटे हैं। तो लेकिन छोटी छोटी एफर्ट्स ही तो जरूरी हैं, वरना तो बड़ी एफर्ट के लिए बैठे रहे तो बस फिर बैठे कतरा कतरा ही दरिया बनता है। एफर्ट अपने अपने तरीके से करनी जरूरी है। कतरा कतरा ही दरिया बनता है और इसी से ही चलना है, हाँ। मिलजुल के ही करना है। बिल्कुल, मैं कहूँ कि मैं ही सब कुछ करूंगा तो फिर कुछ भी नहीं हो कुछ भी नहीं होना। सही, मिलजुल के करेंगे, कुछ आप डालेंगे, गुड़ डालेंगे, इंशाअल्लाह। मैं ये पानी सबका डालूंगा, हिस्सा ऐसे होगा तो ही। एक और बात जरूर करूं थोड़ी, सर इस मुल्क में पैसे देने वालों की कमी नहीं, और जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं खास तौर पे, बिलीव यू मी, वो भी अभी दिल मुझे खोल के, हाँ। कई बार उनको कहना पड़ता है प्लीज अभी पैसे मत भेजो, क्योंकि पहले हम आपस में कुछ तैयारी- तय तो कर ले बिल्कुल। कि भाई किस चीज के लिए पैसे आ रहे हैं। आप हमें पैसे ना दें, आप हमें, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, कंप्यूटर दे दो हमारे लिए, टीचर्स ला दो, टीचर्स की ट्रेनिंग कर, टीवी लगा दो। ये बहुत मतलब यू हैव टू चेंज विद द वर्ल्ड। अगर आप उसी डंडे से चलते रहेंगे फिर तो उधर ही मामला रहेंगे, नहीं बनेगा, तो बिल्कुल। वो भी जरूरी है। Yes. लेकिन उसके साथ साथ शेक हैंड करना भी बड़ा जरूरी है, और बहुत सारे लोग अभी हमारी मदद कर रहे हैं। मैं एक ही बात उनको कहता हूं कि आप 2 रुपए दें, 2 लाख दें, जितने मर्जी है दें, लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं जिस काम पे देंगे उसी पे उसी लगे। पे उसी लगे। पे देंगे। कोई हमारी गाड़ी नहीं है, ऑफिस तो रखना है, जाहिर जाहिर है, वो तो बिल्कुल, लोगों ने- बेसिक्स तो चाहिए। वी हाँ। गो ऑन आवर ओन कार्स। ऑफिशियली जो हमारे काम करते हैं लोग, उनको आने जाने की जरूरत होती है, बहुत सारे काम, तो हाँ। उनको एक गाड़ी हमने रखी है, हायर की हुई है, खरीदा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, और क्या मैं कहूँ, और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो पहली बार बात करो तो ऐसे कहते हैं आपको, ओके आई एम सेंडिंग यू आर $100,000। और मैं क्या, नहीं डॉक्टर साहब प्लीज स्टॉप, हाले रुक प्लान तो करने दे। प्लान वी मस्ट प्लान, ऐसे तो नहीं। तो बहुत सारे, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर लोगों को ये आपके ऊपर ट्रस्ट हो, आप देखें अखुवत, बिल्कुल। ईदी फाउंडेशन, Yes, yes। पॉलिटिक्स ना हो जाए, इंडस हॉस्पिटल, बिल्कुल, शौकत खाना, बिल्कुल। लोग दे रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं लोग, और ट्रस्ट जबरदस्त ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट पे तो हाँ, लोग दुनिया बहुत कुछ ट्रस्ट से देने ही को चलती तैयार है। है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए और मुआविन फाउंडेशन के बारे में हमें आगाही दी। और जो भी लोग देख रहे हैं, मुआविन फाउंडेशन से कनेक्ट हों, देखें प्रोजेक्ट्स क्या क्या हो रहा है, कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, और फिर जुड़ जाएं, अच्छे कामों के साथ जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कल एक ख़बर मैंने देखी, और ये ख़बर थी कि जी मदरसे से छुट्टी क्यों की, मुअल्लिम का 13 साला शागिर्द पर तशद्दुद। शदीद तशद्दुद। और वो जो तशद्दुद था जी, वो बच्चा था, अनस उसका नाम था, मिल्लत पार्क में वो मदरसे में पढ़ता था, बारिश की वजह से उसने छुट्टी की, और जो मुअल्लिम साहब थे जब उन्होंने देखा कि जी इसने छुट्टी की है, तो उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने किया तशद्दुद करने के बाद जो है वो ज़ख्मी हालत में वो पहुँचा अस्पताल, और बच्चा जो है उसकी हालत अभी वो तशवीशनाक सूरत हाल में है। सोटियों से भी सुना कि इस जी, खबर जी। में सोटियों से भी उसको, बच्चे को मारा गया। बिल्कुल। अब ये एक मिसाल हमारे सामने आई, लेकिन ज़ाहिर है हम ये मिसाल ऐसी नहीं है कि हम कहेंगे भाई हर एक शख्स ऐसा कर रहा है, लेकिन हमें बुनियादी तौर पर जो दीन सिखाने का तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि बच्चों को दीन किस तरह सिखाया जाए, क्या कहीं हम उससे दूर तो नहीं हो गए? बहुत सारे मदारिस में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर तालीम दी जाती है, लेकिन इस तरह के वाक़यात गाहे बगाहे हमारे सामने आते रहते हैं। ये वाक़यात क्यों हैं और कैसे रोका जा सकता है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था वो क्या था, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ आलिम दीन फ़ारूक अल-क़ादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहला तो आगाज़ ही यहाँ से करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे जब बच्चों के साथ दीन सिखाने का, उनको अल्लाह ताला के बारे में बताने का, पैगाम बताने का जो सिलसिला करते थे, वो किस तरह से होता था? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं शदीद लफ्ज़ों में कंडेम करूँगा उन तमाम असातिज़ा के इस रवैये को जिनकी वजह से पाकिस्तान का मनफी चेहरा दुनिया के सामने आता है। तालीमी इदारों में और बिलखुसूस दीनी तालीमी इदारों में इस तरह का तशद्दुद अमेज़ रवैया
असातिज़ा की जानिब से वो पूरे दीनी तबके के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है, क्रिटिसिज्म का बायस होता है और लोगों की तरफ से और फिर पूरी दुनिया की तरफ से शदीद तनकीद होती है पूरे दीनी तबके पर। और इसका नुकसान ये होता है कि लोग मदारिस से खौफ महसूस करते हुए अपने बच्चों को दीन पढ़ाने से भी गुरेज करने लगते हैं। मैं गुजारिश करूँगा तमाम तालीमी इदारों के असातिज़ा और उनकी इंतज़ामिया से कि इस रवैये पर काबू पाया जाए और इस पर बाकायदा एक बैठकर कोई सिस्टम वज़ा करने की ज़रूरत है। हमारे दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पायनियर हैं, आपने बुनियाद रखी, आपने तबलीग और दावत का काम किया। जो अंदाज और दिल नशीन उस्लूब आपका था वो बड़ा ही दिल नवाज है और पूरी उम्मत और पूरी दुनिया के लिए मॉडल और नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद अल्लाह ताला ने दावत दीन के लिए जो उस्लूब इख्तियार करने का हुक्म दिया उसमें 3 बातों को बतौर ख़ास पेश नज़र रखने का अल्लाह ने अपने रसूल को फरमाया। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, आप लोगों को हमारी तरफ, हमारे दीन की तालीम की तरफ बुलाते हैं तो हिकमत के साथ बुलाएं, दानाई के साथ बुलाएं। नंबर 2, उम्दा तरीन नसीहत के साथ बुलाएं। और नंबर 3 ये कि अगर उनसे किसी मौके पर बहस करनी हो तो बड़े अहसन तरीके से, निहायत हसीन तरीके से बहस फरमाएं। अब इन 3 लफ्ज़ों में सारे अंदाज और तबलीग के पैराए और उस्लूब का जिक्र किया गया है। दानाई, नंबर 2 शाइस्तगी और उम्दा तरीन तरीका, और नंबर 3 अगर बहस भी करनी पड़े तो उसमें भी अखलाक को और उम्दगी को नज़रअंदाज नहीं करना। हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखें तो आपका यही तो ये जो हमारे यहाँ पर इस तरह के वाक़यात आते हैं, अनस बिन मालिक, तो ये क्या उन लोगों ने पढ़े नहीं होते या वो पढ़ के भूल चुके होते हैं या उनका अपना जो तरबियत हुई थी वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हुई थी? ये भी होता है ना कि आप जिस इन्वायरमेंट में सीखते हैं वैसा ही आप सिखा रहे होते हैं। तो क्या उनकी भी हमारे यहाँ पर तरबियत ऐसे बहुत सारे इदारों में हो रही होगी शायद, जहाँ तरीका यही रहा है? जो एक बात मैं अर्ज़ करके आपके इस बात की जवाब अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अनस हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में 10 साल रहे। छोटे से बच्चे थे जब आए, हुजूर से सीखते भी थे और हुजूर के घर के काम और आपकी खिदमत भी करते थे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि 10 साला मुद्दत मदीद, एक लंबे अरसे में बेशुमार मुझसे गलतियाँ हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी मुझे उफ तक नहीं फरमाया। यानी ना गवारी का इतना जुमला जो बड़ा खफीफ सा हल्का जुमला है कि बंदा कराहत का इजहार करे, इतना भी नहीं किया। हाँ। ये था हमारे नबी का तरीका। अब जो बात आपने इरशाद फरमाई उसमें मैं ये समझता हूँ, जो आपके सवाल में ही उसका जवाब था, वो दोनों बातें आपकी ठीक हैं। नंबर 1 तरबियत का बहुत फुकदान है और नंबर 2 मुमकिन है कि जिस माहौल में उन्होंने पढ़ा है और जो उनकी तबीयत और आदत बनी है आज वो अपने तलामिज़ा पर भी उसी को अप्लाई कर रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि असातिज़ा की तरबियत पर सबसे पहले गौर किया जाए। मुरब्बी की अपनी तरबियत नहीं होगी तो वो आने वाली कौम की, आने वाली नस्ल की क्या तरबियत करेगा? तो पहले ज़रूरत है मुरब्बियों की तरबियत की जाए। इनको बताया जाए कि आज आप जिस दुनिया में रह रहे हैं इसके तकाज़े क्या हैं, उसके मुताबिक ये अपने बच्चों की तरबियत करें ताकि अच्छे नताइज सामने आएँ और इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आ सकें।
साहब तरबियत तो ज़रूरी है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता हूँ कि ये मामला हमें कितनी जगहों पर नज़र आता है होता हुआ, फिर भी शायद इसके ऊपर हम कुछ नज़रें बंद करके बैठे हुए। मतलब मैं अगर अपने तौर पर बात करूँ, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ ना। मैं जब जाता था मदरसे में बचपन में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर मैं देखता था कि भाई माशाल्लाह जब वो मौलवी साहब, कारी साहब, जिनको कारी साहब जो है वो भाई गुस्सा आता था तो कारी साहब का डंडा चलता था और मुक्का चलता था, और माशाल्लाह पढ़ाते भी अच्छा थे बिल्कुल। लेकिन ये होता था। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब, आपके साथ बचपन में कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि हमने भी जिस माहौल में पढ़ा है, हमने भी ये तरीके देखे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो असातिज़ा थे वो एक लिमिटेड अंदाज में तादीब करते थे। बच्चे को गलती हो, बच्चे देखें बच्चों की नफ्सियात है, अगर आप उन्हें खुला छोड़ देंगे तो वह कभी तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे, तादीब की ज़रूरत रहती है। लेकिन हमारी तालीम क्या, हमारा इल्म क्या कहता है कि नहीं, मुझे पढ़ा है जी, बिल्कुल पढ़ा है और कई मरतबा पढ़ा है और उसका असर भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही सवाल आसान सा यही था, तादीब का असर होता है। हाँ। नहीं, अब मेरा जवाब भी सुनिए। मैं जो बात कर रहा हूँ कि हर चीज को एक लिमिट में रखेंगे। मेरे वो कुछ दोस्त हैं जो हिफ्ज करने जाते थे, उन्होंने छोड़ दिया मौलवी साहब की सख्ती की वजह से। उन्होंने कहा भाई मैं छोड़ रहा हूँ। लोग दीन से दूर भाग जाते हैं। अच्छा, जरूरी है, तरीका जरूरी है। इसमें एक और चीज भी है, जाहिर है हम भी इस चीज के हामी हैं कि माँ बाप को या वालिदैन टीचर्स को जाहिर है ये तरबियत करते हैं मुआशरे की, और चाहे प्राइवेट स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो या मदरसा हो या कोई भी तालीमी निज़ाम हो, उधर किसी न किसी हद तक तो टीचर को एक सख्ती दिखानी है टू मेंटेन द डिसिप्लिन, और वो सारी चीज़ है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, वर्क करना। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे यहाँ और इस खित्ते के लोगों में शायद ज़्यादा पाई जाती है, वो है गुस्सा, या जिसको हम अंग्रेजी में, उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगी रेज, एंगर नहीं कहूँगी, हम रेजियस हो जाते हैं। और जबकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी तालीमात हैं कि गुस्सा तो भाई हराम है, किसी वजह से उन्होंने उसको हराम कहा है, क्योंकि वो आप पे कैफियत तारी हो जाती है, फिर उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं होता खुद पे। इसको आप किस तरह से देखते हैं, गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना? अच्छा जी, मैं अर्ज़ करूँ, सबसे पहली बात यह है कि बच्चा गलती करेगा, सबक भी नहीं सुनाएगा, शरारतें भी करेगा। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि बच्चे को आपका डंडा और आपकी मार डीठ बना देती है, और आपकी नज़र और लहजे का गुस्सा उस बच्चे के अंदर एक उस्ताद की हैबत तारी रखता है। मैं समझता हूँ कि बजाय उसको मार मार के डीठ बनाने के, बच्चे पर अपनी एक हैबत ज़रूर रखे ताकि बच्चे की तादीब होती रहे और बच्चा अपने मकसद पर फोकस कर सके। दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं गुस्से से मुतल्लिक, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर चीज़ एक लिमिट में है तो उसका पॉजिटिव असर है, अगर वो लिमिट से बाहर जाएगी उसका मनफी असर होगा। गुस्सा बिल्कुल ममनू नहीं है इस्लाम में, एक हद तक गुस्सा हो, आउट ऑफ कंट्रोल होंगे आप गुस्से में तो उसमें आप अपना भी नुकसान करेंगे और जिस पर गुस्सा कर रहे हैं उसका भी नुकसान करेंगे। और कुल मिला जुला के बात ये है, हमारे साथ एक कॉलर भी है, पहले भी हो चुकी है, वो ये है तरबियत। जी, तरबियत जरूरी है। जी फ़हीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, वैज़ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी सर फरमाइए। वैसे मैंने मुफ्ती साहब से बात करनी थी कि बच्चे जो हैं वो मदरसे जाते नहीं हैं, डर के मारे। टीवी में खबरों में आता है कि बच्चों के साथ मदरसों में जुल्म हो रहा है, वो मारते हैं, और इस वजह से वो बच्चे जाते नहीं हैं। अब इसका क्या वो जैसे आप स्कूल भिजवाते हैं उनको ज़बरदस्ती, वैसे ज़बरदस्ती भिजवाएं, क्योंकि स्कूलों में भी बहुत मरतबा ऐसी खबरें आती हैं। नहीं मारते, स्कूल में तो नहीं मारते हैं, मगर ये मदरसे में जाते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो वो कहते हैं जी टीचर हमें जो है ना मारते हैं। ज़रा खुला हाथ ज़्यादा होता है वहाँ पर। सही है। तो आप बच्चों को राग़िब कैसे करें मुफ्ती साहब? बिल्कुल, मैं सबसे पहले भाई साहब का यह सवाल सुनकर अफसोस का इज़हार करता हूँ कि हमारे बाज़ कुर्रा और असातिज़ा की गुस्से और मार की वजह से अब पब्लिक ओपिनियन ये बन रहा है। उनको भी गौर करना चाहिए लोगों के सवालात से और अपने उसलूब को, पढ़ाने के अंदाज को चेंज करना चाहिए। और दूसरी बात जो बच्चों को राग़िब करने की है, मैं आपको अर्ज़ करूं, जहां बाज़ इदारों में मार धाड़ है वहां पर बहुत सारे इदारे और असातिज़ा बड़े शफीक और मेहरबान भी हैं। वीडियोज़ आती हैं, स्कूल्स की भी आती हैं। अभी पीछे मुल्तान की एक मैंने वीडियो देखी जिसमें तलबा अपने टीचर को मार रहे थे,
तो ऐसे वाक़यात हर किस्म के इदारों में हैं। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ किया दीनी इदारे ज़्यादा हाईलाइट होंगे क्योंकि वो दीन के अलंबरदार हैं, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत के अलंबरदार हैं, इसलिए उन पर तनकीद भी ज़्यादा होगी। अब राग़िब कैसे किया जाए? देखें, आप अपने इर्द गिर्द जब जिस मदरसा में या जिस उस्ताद के पास बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके बारे में मालूमात ले लें कि उनका अंदाज़े तदरीस कैसा है। अगर वो शफीक मेहरबान है तो अपने बच्चे को वहाँ पढ़वा लें, और अगर आपको कोई ऐसा इर्द गिर्द नहीं मिल रहा तो सबसे बेहतर है आप अपने घर में ही बिठाकर अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़वा लें। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का रवाज हो चुका है, दीनी तालीम भी ऑनलाइन दी जा रही है। जी, खुद पढ़ा सकें, अगर पढ़ाने के काबिल हैं तो खुद पढ़ाएं। नहीं चल सकते, ये वैसे फायदा है बड़ा कंप्यूटर का। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल मेरा कि जब हम ये बात करते हैं कि स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और ज़ाहिर है वो जदीद तौर के मुताबिक पढ़ाएं, तो उसी तरह मदरसों में भी ज़ाहिर है जो उलमा कराम हैं, मसाजिद हैं, उनमें भी एक तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग को फॉलो करना है और वो स्कूलों में भी होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा कि दीन के अलंबरदार हैं तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई हो जाती हैं लोगों की। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे मदारिस हो सकते हैं पाकिस्तान में, बड़ा डरते डरते मैं ये सवाल कर रही हूँ, कि जहाँ पर जो उलमा कराम या जो शख्सियात मौजूद हैं इस फ़र्ज़ पर कि वो बच्चों को दीनी तालीम दे रही हैं, वो ख़ुद उस तरह से ट्रेंड नहीं है जिस तरह से कि हम ख्वाहिश करेंगे कि एक मदरसे का आलिम जो है वो ट्रेंड हो? सब के बारे में तो मैं शायद ये एनालिसिस ना कर सकूं क्योंकि सबको मैं पर्सनली या उनके अंदाज़े तदरीस को नहीं जानता, लेकिन इसमें मेरे पास एक तजवीज़ है। तजवीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने दीनी तालीमी इदारे हैं उन सब के बोर्ड्स बने हुए हैं। जैसे अहले सुन्नत का तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान है, देवबंद का वफाकुल मदारिस पाकिस्तान है, इसी तरह दीगर स्कूल ऑफ थॉट्स के भी बोर्ड्स बने हुए हैं। अगर बोर्ड्स की तरफ से ये लाजिम कर दिया जाए और बोर्ड अपना एक वफ्द बनाए जो मुख्तलिफ मदारिस के असातिज़ा की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का एहतमाम करे, अपने अपने बोर्ड के तहत अगर ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हों और असातिज़ा की तरबियत हो और उन्हें जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं तालीमी इदारों में, ऐसे यहाँ पर भी ट्रेनिंग कोर्सेज हों जिसमें पढ़ाने का भी तरीका हो और साथ साथ जो तरबियत का फुकदान है उसको, उस कमी को पूरा करने के लिए भी बतौर ख़ास फोकस किया जाए। अगर ये काम शुरू कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ एक मस्बत तब्दीली आएगी और लोगों का रुझान मदारस की तरफ शायद ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मुफ्ती फारूक अल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बात करते हैं कुछ सियासी मैदान में क्या हो रहा है। जी तारीख आई है, तारीख बड़ी वेग सी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल तारीख जो है वो जारी कर दी है और तारीख में ये कहा गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस कराए जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि नैब के मुकदमात खुल गए। बिल्कुल, नैब के मुकदमात खुल गए हैं तो बहुत सारों के जो है वो मुंह खुल गए कि अब क्या होगा आगे। और ये जो मुकदमात हैं ज़ाहिर है इन सब के वो केसेस के रेफरेंसेस के सारा डेटा जो है वो कोर्ट पहुंच रहा है और जज साहब कह रहे हैं भाई आज तो ट्रक भर के मामला और नैब ने मजीद एहलकार भी मांग लिए हैं। नैब ने कहा है हमारे पास मुकदमे इतने हैं कि हमारे पास नफरी इतनी नहीं है कि इनको हम परसू कर सकें, तो आप हमें मजीद लोग भी दें। हमारे पास जजेस की कमी है, हमारे पास वकला प्रोसिक्यूटर्स की कमी है, तो आप हमें मजीद लोग भी फराहम करें क्योंकि ये मुकदमे बहुत सारे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि क्विकली इसके ऊपर अमल दरामद होना है और जाहिर है वरना तो मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता ही चलते हैं और हमने देखा कि हमेशा बड़े टाइम लगता है। लेकिन इतनी अगर जल्दी है कि भाई लोग दे दें हमें और हम जल्द अज जल्द इस पर फैसले कराना चाह रहे हैं, तो फिर ये फैसले होने क्या हैं और कौन कौन अब खतरे की घंटी किस किस के सर पे बज रही है। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब वापस पहुंच गए, दोबारा पहुंच गए 2 दिन बाद। ये क्या मामला है, अचानक से ये क्यों पहुंचे हैं? क्या बातें ऐसी करनी थी जो फोन पे या ईमेल पे नहीं हो सकती थी? जी बिल्कुल, आपने देखा पहले जो है आफ्टरनून में तकरीबन लंदन टाइम के मुताबिक 4 बजे मरियम नवाज साहिबा एवनफील्ड पहुंची। उसके कुछ देर बाद शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंच गए। मेरे ख्याल से जो पिछले दिनों मंगल साहब आपने देखा था कि बड़ी ऑडियो लीक्स आ रही थी जिसमें साबिक
वजीर आजम की भी कुछ ऑडियो लीक्स थी, जब वो वजीर आजम हाउस में बैठ के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात करते थे तो वो भी रिकॉर्ड कर ली जाती थी। तो मेरे ख्याल से यही खदशा था शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, कि अगर टेलीफोन पे भी कोई बात की तो कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए। तो उन्होंने कहा चलो 7 घंटे की तो फ्लाइट है तो चलते हैं, लंदन जाके बात कर लेते हैं। लेकिन बात बड़ी अहम है क्योंकि जो कुछ मामला चल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को फुल क्लियर जो है वो सिग्नल नहीं मिला, कुछ मामला तय हो रहे हैं, इसीलिए दोबारा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज लंदन में आई। और आज जुमे वाले दिन, जुमे के बाद जो है वो वन हाइड पार्क जो कि हुसैन नवाज का ऑफिस है, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज इकट्ठे होकर बैठेंगे और मुस्तकबिल का लाएअमल तय करेंगे। जी नहीं तो वो जो 21 अक्टूबर की तारीख थी वो ऐसे ही दे दी थी, फिर वो कहाँ से आई? वो जी वो बिल्कुल शिफा इन्होंने जो है मुशावरत के बाद दी थी, लेकिन लग रहा है कि उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से बैठ के तकरीर की थी और जिस तरह उन्होंने साबिक अपना आर्मी चीफ और DGI का नाम लिया था, तो जो बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की इतने अरसे के बाद, टॉलरेंस होनी चाहिए। सही बात है। जी सही। अच्छा सर, ये भी बताइए कि ये जो मुकदमात दोबारा खुले हैं तो ये किस किस के कौन कौन से मुकदमे हैं जो कि खुल गए हैं और कौन कौन अब रेडार पर आ गया है? देखिए, इसमें तो तमाम बड़े पॉलिटिशियंस के दोबारा केस खुल गए। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर जो तोशाखाना केस है वो खुल गया है। राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर रेंटल पावर का केस खुल गया, फिर तोशाखाना का केस, इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, फिर अपना जो LNG स्कैंडल था वो शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस भी खुल गए। तो तकरीबन जितने भी पुराने नैब के केसेस थे वो दोबारा खुल गए। लेकिन मंगल, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमने देखा कि ये इदारा साहब के खिलाफ भी, जी इसहाक डार साहब के खिलाफ भी खुल गया। और ये जो 2000 से नैब का इदारा बना, इसने कोई आज तक कारकर्दगी दिखाई नहीं, क्योंकि हम जब पिछला दौर भी था PTI का दौर, उसमें मैं रेगुलर तकरीबन एहतसाब अदालतों में, दूसरी कोर्ट्स में जाता था कवरेज के लिए, लेकिन वहाँ पे इस तरह जो अपना लोग पेश होते थे या वकील आते थे वो कोई केस इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं करते थे और कुछ ना कुछ लकूनाज ऐसे निकल आते थे जिससे मुल्जिमों को रियायत मिल जाती थी। तो मेरे ख्याल से अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो वन फॉर ऑल इनको करनी पड़ेगी। अगर कोई मुजरिम है तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सर, ये जिस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने दोबारा जो है वो मतलब नैब तरमीमी बिल की जो शिकें थी वो कलअदम करार दी और दोबारा ये केस खुल गए, तो ये जो नए वाले हैं वो ये नहीं कर सकते कि भाई बंद करो इसको, ये नहीं खोल रहे? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड थी सारी चीज़, तो हम पार्लियामेंट में नहीं इंटरफेयर कर सकते जो पार्लियामेंट का। देखिए, निगरान गवर्नमेंट तो इस मामले में अदालत में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो जाएगी तो वो पार्टी बन जाएगी और पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आ जाती, जब तक आप इस केस सुप्रीम कोर्ट में शायद नहीं लेके जा सकते। अच्छा, ये भी तो हो सकता है एक और सिनेरियो शायद ऐसा हो जाए कि नैब में ये मुकदमात दोबारा खुले और तमाम लोग मुकदमात से बरी हो जाए। वो कहे भाई हमने साबित करने की कोशिश की, नहीं हुआ साबित कुछ, ये सब बरी है, और फिर उसके बाद इलेक्शन हो, सब हंसी खुशी रहने लगे। देखिए, ये अपना मंगल, ये हमारी ख्वाहिश तो बहुत होती है कि हम हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन कोई ना कोई मसला इस किस्म का बीच में आ जाता है। और जिस तरह ट्रक भर के फाइलें एहतसाब अदालत में पहुंची हैं, तो मुझे लगता है कि वो हंसी खुशी वाला मामला जो है ना वो किसी को रास, और ये ट्रक भर के जो मामला गए हैं वो इन ट्रकों में लगता है मुल्ज़िमान को दोबारा जेल की तरफ ले जाया जाएगा। जी अच्छा सर, अब नून लीग के लिए इसमें दो कंसर्न हो सकते हैं। एक कंसर्न वो है जो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि भाई उनके सारे लीडरान के खिलाफ मुकदमे खुल गए हैं, तो मियां साहब आएंगे तो जाहिर है उनके खिलाफ भी मुकदमे वो चलेंगे और उनको जेल भेजना पड़ेगा, और लिहाजा वो ना आए। एक ऑप्शन और जो चीज नजर आ रही है वो ये है। दूसरी सूरत इसकी ये है कि भाई मुकदमे खोल दिए, हर चीज हो गई है, देखो हमने तो आकर फेस किया और जाहिर है मुकदमे खुल गए, हर चीज फेस की, और अब हम इलेक्शन में आ रहे हैं तो ये हर चीज, सारा निजाम, इलेक्शन कमीशन सब आजाद थे और हर किसी के खिलाफ जो है वो सिलसिला हुआ, तो पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद थी इस मर्तबा। शिफा, आपने बहुत अच्छी बात, दिखाने वाले हाथी के दांत हैं या ये खाने वाले हाथी के दांत हैं? जी शिफा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये आ जाता है कि नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि बहुत हैवी वेट पॉलिटिशियंस हैं, जिस तरह अभी इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद है। अगर नवाज शरीफ साहब वहां पहुंच जाते तो मौजूदा
का जो प्रोग्राम है, जो एहतसाब उन्होंने करना है, या वो मईशत में कुछ अपना जोहर दिखाना चाहते हैं, शायद वो ना कर सके। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो मजीद मौखर हो सकती है। और आपको पता है कि एक और किंग्स पार्टी जो मार्ज़े वजूद में आने को कोशिश कर रही है, शायद उसमें शायद मकान मुस्तफा नवाज खोकर और कुछ और लोग भी शामिल होंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी एनालिसिस दे रहे थे कि ये जो नैब के केसेस खुले हैं, ये किस रुख पर जो है वो ऊँट किस करवट बैठेगा। ऊँट भी है हमारे सामने और करवट भी है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया नसीम साहब। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी नाजरीन। जब हम एआई की बात करते हैं तो अभी जिस टॉपिक का हम जिक्र करने लगे हैं उसमें एआई तो नहीं, लेकिन किसी हद तक रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी का बड़ा ज़बरदस्त जो इस्तेमाल है वो अब होने लग गया। और वो है जी हमारी डेंटिस्ट्री की फील्ड, यानी कि दांतों को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। मेडिकल आपकी जो फील्ड है उसमें टेक्नोलॉजी का कितना अमल दखल है, खासतौर पर अगर हम डेंटिस्ट की बात करें। और हमारे साथ डॉक्टर असफंद अली मौजूद हैं जो कि एंडोडोंटिक्स एंड रूट कनाल स्पेशलिस्ट हैं। ये हमें बताएंगे कि टेक्नोलॉजी डेंटिस्ट्री की फील्ड में कैसे इस्तेमाल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताएं ज़रा, ये क्या है टेक्नोलॉजी और डेंटिस्ट का? वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो हमने देखी है, लेकिन आप लोगों की फील्ड में क्या टेक्नोलॉजी वाला सिलसिला? देखें, वी नीड टू मूव विद द टाइम्स, हमने टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। सो आज की डेंटिस्ट्री पिछले 50 साल की डेंटिस्ट्री से काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है। नई टेक्नोलॉजी, नए डिवाइसेस आ चुके हैं। तो इस तरह डेंटिस्ट्री में भी काफ़ी इनोवेशंस आई हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल आप 3D एक्सरे ले लें या आप माइक्रोस्कोप लें। अब माइक्रोस्कोप क्या करता है कि आप दांत इमेजिन करें कितना छोटा होता है, बिल्कुल, और रूट कैनाल में हम उस दांत की जड़ को साफ करते हैं जो कि एक बाल से भी ज़्यादा बारीक होती है। तो होता ही है कि माइक्रोस्कोप हमें वो एबिलिटी देता है कि हम उसको देख सकें, एंड दैट इम्प्रूव्स आवर एक्यूरेसी ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रिसीजन, और लॉन्ग टर्म उसका जो आउटकम है, सक्सेस रेट है, वो बहुत अच्छा होता है। सही। तो मतलब इसमें भी यूँ कहिए कि वो जो डॉक्टर का काम है हाथों से करने वाला वो कम हो गया। नहीं, हाथों तो देखने में आपको आसानी करता है। सही है। सो व्हेन यू सी बेटर यू ट्रीट बेटर, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, सही। अब हम आ जाते हैं जिस चीज़ के आप स्पेशलिस्ट, रूट कनाल। रूट कनाल, ये रूट कनाल कैसे खराब होती है? अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि भाई रूट कनाल, और फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है, तौबा तौबा, अल्लाह बचाए भाई, दुश्मन को भी ये आरसीटी कराने का जो है उसके ना लेके। देखिए, मुझे तो ये भी कहा गया कि जी रूट कैनाल से बेहतर है कि चाइल्ड बर्थ इज लेस पेनफुल देन रूट कैनाल। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अ मिथ, ऐसा होता नहीं है। एंड जिस तरह मैंने आपको कहा, टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे आ चुकी है और नए मेडिकेशन इस तरह आ चुके हैं कि रूट कैनाल हैज़ वर्चुअली बिकम कम्प्लीटली पेनलेस। अब उसमें दर्द नहीं होता। अच्छा। प्रॉब्लम क्या होती है, पहले ये बताएं। प्रॉब्लम ये है कि जी कैविटी हुई, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि दांत में जी कीड़ा लग गया, काला हो गया दांत, काला हो, वो इन्फेक्शन होता है। वो बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता दांत खाता खाता दांत की जड़ तक पहुंच जाता है। अब दांत की आपकी जो जड़ है दैट इज़ अलाइव, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, रगें हैं, नर्व्स हैं। वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है, और दैट इट इज़ व्हाट लीड्स टू पेन। फिर वहाँ पे आपका दर्द छिड़ जाता है और फिर पेशेंट हमारे पास आता है कि जी बहुत शदीद दर्द है। तो रूट कैनाल का जो दर्द है वो बहुत शदीद है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट जो है वो पेन फ्री है। अच्छा। हाँ जी, अब हम स्टेज पे आ गए हैं कि हम पेन फ्री ट्रीटमेंट कर सकते। तो अब वो ट्रीटमेंट क्या है? वो ट्रीटमेंट, उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो हम दांत को प्रॉपर एनेस्थीसिया दे के, ठीक है, और उसको फिर हम अंदर से साफ़ करते हैं। तो जिसकी जड़, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि वो बाल से भी ज़्यादा बारीक होती है, तो उसको ऐसा टाइम लगता है। एंड देन वी क्लीन इट अप, वी पुट मेडिकेशन, हम उसमें दवाई रखते हैं और फिर हम उसको अंदर से भर देते हैं। तो इंशाल्लाह वो दांत आपका बिल्कुल अपनी स्टेट में वापस आ जाता है, एंड देन इट कैन लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम। अच्छा। अब ये जो दांत के कीड़ा लगने की आपने बात की कि वो कीड़ा लगेगा फिर वो ब्लैक हो जाएगा, जी बिल्कुल। तो किसी भी शख्स को नॉर्मली अपना दांत या मुंह साफ करते हुए कैसे पता चल सकता है कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है? मतलब गंदा दांत तो हमें नजर आएगा, कभी कभी आप हल्का सा एक ब्लैक डॉट सा देखते हैं, क्या वो होता है उस कीड़े का असर या कोई और निशानी है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, वो स्टेन भी हो सकता है, जैसे आप कहते हैं कि येलो स्टेन या ब्लैक स्टेन भी होता है। ओके। लेकिन इसका एक ही हल है, वो है डेंटल चेकअप। आप 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा जिस डेंटिस्ट को आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसके पास चले जाएं, उसे कहो यार एक मुआयना कर लो जल्दी से। वो आपकी सफाई भी कर देगा, जो कि आप खुद नहीं कर सकते। एक हद तक ही आप ब्रश से दांत साफ़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है।
तो वो मुआयना कर लेगा, वो एक्सरे ले लेगा, उससे हमें समझ आ जाती है कि कीड़ा है कि नहीं। सही है। और फिर उसका क्या इलाज है अगर कीड़ा हो तो फिर वो अगर देखिए ये आप इनिशियली अगर आप रेगुलर चेकअप्स पे जाएं तो आप रूट कैनाल तक पहुंचते ही नहीं, पहुंचेंगे नहीं। फिलिंग हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पहले ही आ जाएं, हम फिलिंग करके या बगैर फिलिंग के भी उस कीड़े को रोका जा सकता है इनिशियल स्टेजेस में। हाँ, शुरू में आप आज दवाई से फ्लोराइड कहते हैं, हम उसको हम मुंह में लगा देते हैं, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही है। अच्छा, अब ये कौन सा स्टेज है जिसकी आपने बात की? एक स्टेज तो आपने वो बताया था ना कि कीड़ा लग गया है, दूसरा स्टेज उसने दांत को खाना शुरू कर दिया है। जब खाना शुरू कर दिया तो कोई हॉलो स्पेस आपको नजर आ रही होगी। बिल्कुल। तो किस स्टेज पर रुक सकता है और किस स्टेज पर फिर आपको वो रूट कैनाल की तरफ जाना ही पड़ता है? ठीक हो गया। सो जब कीड़ा लगता है तो वो उस वक्त कैविटी नहीं बनाता, इट टेक्स फ्यू मंथ्स और ईयर्स। अच्छा, टाइम लगता है। सुस्त कीड़ा है, सुस्त कीड़ा है जी, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता है। कीड़ा भी सुस्त है और दांत भी हमारा बड़ा पायदार और देखिए आपकी क्योंकि आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, व्हिच इज गुड, ठीक है ना, लेकिन वो एक हद तक ही कर सकते फाइट हैं। बैक करेंगे। तो जब तक कैविटी नहीं बनी हुई वो स्टेज रिवर्सिबल है, वो दवाई से ठीक हो सकती है। एक दफ़ा कैविटी बन जाए फिर फिलिंग है, और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर रूट कैनाल है। सही है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, फातिमा है रावलाकोट से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी फातिमा। जी, मेरे डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि जब आप रूट कैनाल करवाते हैं तो मैंने अक्सर ऐसा डॉक्टर से सुना है कि वो जो दांत होता है वो 10 साल बाद बिल्कुल डेड हो जाता है और वो गिर जाते हैं दांत। तो क्या ये वाकई ये सही है या क्या, इसका क्या होता है, कितने सालों तक वो रूट कैनाल वाले दांत चल जाते हैं? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है इनका। जब हम रूट कैनाल कर रहे होते हैं तो हम दांत की जड़ को काट रहे होते हैं, जाहिर है उसकी ठीक है, इसको हम डेड कनेक्शन डेड कर देते हैं, और उसको हम ऐसे फिलिंग मटेरियल से भर देते हैं जो कि बॉडी के साथ कंपैटिबल है, वो जिस्म को कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। और एक अच्छा रूट कैनाल हुआ दांत जिस पे आप क्राउन करवा लें, दैट कैन लास्ट यूर लाइफ टाइम। अच्छा, 10 साल 20 साल कोई मसला नहीं। सही। अच्छा, अब ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट के बाद इम्पैक्ट क्या होता है? क्या कोई साइड इफेक्ट महसूस होते हैं, या एक होता है ना कि जो दांत है उसके अंदर वो फीलिंग नहीं होती, या वो एक बिल्कुल आपको लगता है कि ये बाकी दांतों से अलग है? दर्द क्या? नहीं जी, अच्छा रूट कैनाल जो कि अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर करेगा, उसके बाद आपको कोई दर्द नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें रूट कैनाल हुआ है, अच्छी फिलिंग उसके ऊपर हुई हो या अच्छा क्राउन बनाओ, बिल्कुल नॉर्मल दांत जैसा होता है। वो दर्द नो का मसला नहीं है, नहीं। लेकिन दर्द के अलावा क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस दांत की एहतियात करने में या उस दांत के जो नॉर्मल काम करने में हिंड्रेंस हो? नहीं, हिंड्रेंस कोई नहीं होती। द थिंग इज कि रूट कैनाल में हम दांत को साफ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा 5 to 10% वीक हो जाता है। अच्छा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो एहतियात ये है कि जिसमें हम क्राउन लगा देते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को वापस ले आता है। तो दैट इज़ अबाउट इट। रूट कैनाल जो दांत वीकन करता है उसका यही होता है कि जब दांत फेल होगा अच्छे रूट कैनाल के बाद, वो इसलिए होगा कि खुदा न खास्ता वो टूट जाएगा। लेकिन अगर उस पर आप क्राउन लगा लें तो उसकी लाइफ 6 गुना बढ़ जाएगी। नाजिया साहिबा हमारे साथ मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाजिया, पूछिए। मैम, मेरे दांत से ब्रश करती हूँ तो खून भी आता है, और दांत ना खुद ब खुद यानी कि पिछली जाड़ें होती हैं वो टूट टूट के गिरती रहती हैं। ओके, सही। सर, कोई आप इनसे सवाल करना? तो उनका सवाल ये है कि जो पिछली दाढ़ें हैं वो झड़ रही हैं या टूट रही हैं, ठीक हो गया। तो वो यही जिसको हम कैविटी कह दें, कीड़ा कह दें, जिसको हम डिके कहते हैं, ये हो रहा है। क्योंकि उनको चाहिए कि वो जाएं किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास, वो देखेंगे, वो उसकी फिलिंग कर देंगे, उस कीड़े को साफ़ करके, जगह को साफ़ करके एक अच्छी सी फिलिंग कर देंगे तो मसला हल हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर असलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे जी। और दांतों की हिफाजत और उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ख़ासतौर पर रूट कैनाल की ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।